हेलो एवरीवन। डिस्कशन चल रहा था आप लोगों के साथ अबाउट रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज तक का डिस्कशन आपके साथ हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सर्विसेज हैं आरसीएम से रिलेटेड, वो हमारी बिलोंग करती है टू द लीगल सेक्टर। और ये आपकी जो सर्विसेज है लीगल सेक्टर वाली, ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर गवर्नमेंट ने जो है वो आरसीएम की दो एंट्री जो है वो क्रिएट करी है। पहली एंट्री जो है इसके थ्रू उन्होंने आरसीएम क्रिएट किया है ऑन सप्लाई ऑफ आर्बिट्रेशन सर्विसेज, जो कि प्रोवाइड की जा रही है बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सेकंड हमारी जो आरसीएम की एंट्री है उसने आरसीएम क्रिएट किया ऑन सप्लाई ऑफ लीगल सर्विसेज, जो कि प्रोवाइड की जा रही है बाय एडवोकेट और एडवोकेट फर्म। सेकंड एंट्री के साथ हम बेस डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं, सप्लाई ऑफ लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट एंड एडवोकेट फर्म। अब आप किसी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म से लीगल सर्विसेज अगर लेने जाएंगे तो आरसीएम अप्लाई होगा एंड एज अ रेसिपिएंट आपको जो होगा वो जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब यहां पर सबसे पहले लीगल सर्विसेज का क्या मतलब होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म के पास जाते हैं किसी भी तरीके के लीगल एडवाइस, कंसल्टेंसी या असिस्टेंस के लिए, या आपका कोई केस है जो कि कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी भी अथॉरिटी के पास चल रहा है और आप एडवोकेट या एडवोकेट फर्म के पास गए हैं कि वो आपको उस केस में जो है रिप्रेजेंट करे, तो फिर ये दोनों तरीके के काम, दोनों तरीके की सर्विसेज जो एडवोकेट या एडवोकेट फर्म आपके लिए करेंगे, ये लीगल सर्विसेज के दायरे में आते हैं। लीगल सर्विसेज में प्लेन लीगल एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस भी आती है और आपको किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के पास रिप्रेजेंट करना वो भी आता है। किसी भी तरीके का ये काम होगा, ये जब भी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म के द्वारा किया जाएगा तो फिर इसके ऊपर जो है वो आरसीएम क्रिएट किया गया है। अच्छा, अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट ने लीगल सर्विसेज के ऊपर आरसीएम क्रिएट किया है, पर यह आरसीएम सिर्फ तभी पिक्चर में आएगा जब आपने लीगल सर्विसेज किसी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म से ली। अगर आपने लीगल सर्विस मतलब किसी भी तरीके का लीगल एडवाइस, कंसल्टेंसी या रिप्रेजेंटेशन वो एडवोकेट या एडवोकेट फर्म से ना लेकर के किसी और प्रोफेशनल से लिया, लाइक सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, तो फिर उस केस में जो होगा वो आरसीएम ऑपरेट नहीं होगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो अदर प्रोफेशनल्स वो अगर किसी भी तरीके की आपको लीगल सर्विस देंगे तो आरसीएम नहीं है, नॉर्मल चार्ज में उन्हीं को पे करना पड़ेगा। लेकिन एडवोकेट या एडवोकेट फर्म आपको लीगल सर्विस देगा तो फिर आरसीएम जो होगा वो अप्लाई होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये एडवोकेट या एडवोकेट फर्म जब लीगल सर्विस देंगे किसी बिजनेस एंटिटी को, सिर्फ तभी जो होगा वो आरसीएम ऑपरेट होगा। अगर इनके पास कोई हाउस होल्ड एंटिटी आई तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हाउस होल्ड एंटिटी पर कभी भी रिवर्स चार्ज क्रिएट नहीं होता है, वहां पर आरसीएम पिक्चर में नहीं आएगा। आरसीएम से तभी पिक्चर में आएगा जब इन्होंने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी एंड फर्दर वो बिजनेस एंटिटी जो है वो इंडिया की मतलब टैक्सेबल टेरिटरी की जो है वो होनी चाहिए। ये दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कनेक्टिविटी में एक और बात मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, आपकी लिंकिंग जो होगी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। अब सुनिएगा, मान लीजिए आपका कोई केस जो है वो किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रहा है, आप उस केस से रिलेटेड लीगल सर्विसेज लेने के लिए किसी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म के पास आए हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस कोर्ट या ट्रिब्यूनल में आपका केस चल रहा होगा वहां जब आपने केस फाइल किया होगा तो केस फाइल करते टाइम आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल को भी एक फीस देनी पड़ी होगी। ठीक है जी, केस फाइल करते टाइम कोर्ट ने फीस चार्ज करी होगी, ट्रिब्यूनल ने फीस जो होगी वो चार्ज करी होगी। उन्होंने क्यों करी होगी? क्यों? क्योंकि वो भी आपको सर्विस दे रहे हैं। कौन सी सर्विस जी? वो आपके केस को सुन रहे हैं, सुन रहा है ना तू, तो वो आपके केस को सुन रहे हैं और आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करके दे रहे हैं, तो वो बेसिकली आपको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की सर्विस दे रहे हैं। वो एक अलग सर्विस है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपको केस के सुनने की, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की सर्विस की, वो वाली सर्विसेज जो है वो जीएसटी में सप्लाई के दायरे में आती नहीं है, उनको तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि बेटा वो बेसिकली जस्टिस डिलीवरी से रिलेटेड सर्विसेज है। आप अपना शेड्यूल 3 अगर याद कर पाए तो शेड्यूल 3 में क्लियर कट लिखा हुआ था कि कोर्ट या कोई भी स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल के द्वारा जो सर्विसेज दी जाएंगी उन्हें आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई जो होगा वो माना जाएगा, उन पर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। जब लायबिलिटी नहीं आएगी तो फिर किसी तरीके का चार्ज, नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज, इस तरीके का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज पर जीएसटी होता ही नहीं है, पर लीगल सर्विसेज पर जीएसटी होता है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज है अगर वो एडवोकेट और एडवोकेट फर्म ने दी है किसी बिजनेस एंटिटी को इन द टैक्सेबल टेरिटरी। आई होप द बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब जो दूसरी रिवर्स चार्ज की एंट्री यहां पर है उसमें रिवर्स चार्ज क्रिएट किया गया ऑन सप्लाई ऑफ आर्बिट्रेशन सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें कई बच्चे तो पहले ही शुरुआत में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं सर अभी आपने बोला ट्रिब्यूनल की सर्विस आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई होती है, अब आप कह रहे हो कि ये इस एंट्री में जो है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। तो सुनिएगा, जो शेड्यूल 3 ने आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई किया है वो किया है
सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल। स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल का मतलब जो ट्रिब्यूनल किसी एक्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं आपके डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए। लेकिन यहां मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होता है ये स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल नहीं होता, ये एक प्राइवेट ट्रिब्यूनल होता है। प्राइवेट ट्रिब्यूनल किस सेंस में, जब जो डिस्प्यूट में पार्टीज होती हैं वो अपने डिस्प्यूट को कोर्ट या ट्रिब्यूनल के थ्रू सॉल्व नहीं कराना चाहती, क्योंकि वहां बहुत टाइम लग जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो कोर्ट के थ्रू सॉल्व कराने में इंटरेस्टेड नहीं होती, रेदर देन वो उसको जो है वो आउट ऑफ कोर्ट के प्रोसेस से सेटल करना चाहती है। तो इस आउट ऑफ कोर्ट के सेटलमेंट के प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। और उस आर्बिट्रेशन के लिए वो पार्टीज जो अपना प्राइवेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करती है उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्राइवेट है क्योंकि ये स्पेसिफिकली उन पार्टीज के डिस्प्यूट के लिए जो है वो क्रिएट किया गया है, और उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ ये ट्रिब्यूनल अपने आप में जो है वो खत्म हो जाता है। होपफुली बात समझ आई होगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल, देयरफॉर इसकी सर्विस जो है वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई नहीं है। और क्योंकि आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई नहीं है तो इनकी सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर जीएसटी आता है, और इनकी जो आर्बिट्रेशन की सर्विस की सप्लाई के ऊपर जीएसटी आया उसको जो है वो गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज में डाल दिया। और ये रिवर्स चार्ज भी तभी अप्लाई होगा जब ये सर्विसेज दी जा रही हैं किसी बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी को। अगर ये सर्विसेज किसी हाउस होल्ड एंटिटी को दी जा रही है तो फिर रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। होपफुली आपको मोटे तौर से ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये दोनों ही जो सर्विसेज है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा डेप्थ वाला एनालिसिस करना पड़ेगा। और डेप्थ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो दोनों ही सर्विसेज हैं जिनके ऊपर आरसीएम क्रिएट किया गया है, इनके साथ साथ इन सर्विसेज पर इंटरलिंकिंग में एग्जम्पशन भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। तो अपने को आरसीएम एंड एग्जम्पशन दोनों को जो है वो कंसोलिडेट वे में जो है वो समझना है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों एक्सपेक्ट को इन्वॉल्व करते हुए आएगा। तो इसलिए मैंने अंदर अपने क्वेश्चन बैंक में एक डिटेल का चार्ट दिया है, ले चलता हूं मैं आपको उस चार्ट के ऊपर। आते हैं जी, हम चार्ट को यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन बैंक के। ये हमारे पास आ जाता है चार्ट। पहला चार्ट मैंने दिया है अबाउट आर्बिट्रेशन सर्विस, जो कि दी जा रही है बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जैसा कि मैंने बताया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक प्राइवेट ट्रिब्यूनल है, इसकी सर्विस आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई नहीं है। अच्छा, आप अगर कोर्ट में जाते या किसी स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल के पास जाते तो आपका केस वहां पर जब सुना जाता, तो मुझे एक बार बताओ, एक जज वो सुनता, ट्रिब्यूनल का एक मेंबर सुनता, या एक से ज्यादा जज, एक से ज्यादा मेंबर ट्रिब्यूनल के वो सुनते? कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि केस की क्या सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही होता है ना कि केस कई बार एक जज भी डिस्पोज अप कर देता है, कई बार मल्टीपल जजेस केस को सुनते हैं। तो ऐसे ही प्लीज ध्यान में रखिएगा, जब आप आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जाते हैं तो जिस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक सिंगल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है और एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर भी जो है वो हो सकते हैं। प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप अपने केस को जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाते हैं तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में आप एक सिंगल आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं और एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। सिंगल हो या मल्टीपल हो, हमने उसको नाम क्या देना है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की आर्बिट्रेशन सर्विस के ऊपर मैंने आपको बताया, अगर इन्होंने सर्विस दी नॉन बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, तब फिर फॉरवर्ड चार्ज आएगा, लायबिलिटी ट्रिब्यूनल की बनेगी। बट अगर इन्होंने सर्विस दी बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल टेरिटरी में, तब जो है वो रिवर्स चार्ज जो होगा वो पिक्चर में आएगा। ये तो हमारी बात हो गई रिवर्स चार्ज की। अब इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं एग्जम्पशन की एंट्री। अब हमारे पास एग्जम्पशन की जो एंट्री है वो ये कहती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो अगर कभी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो वो सर्विस जो होगी वो एग्जेम्प्ट रहेगी। तो इन्होंने नॉन बिजनेस एंटिटी को जो सर्विस दी जो अदरवाइज सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज थी, अब उस पर एक्चुअल में फॉरवर्ड चार्ज का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने वो एग्जेम्प्ट ही कर दी है। अब बात करते हैं, अगर इन्होंने सर्विस दी बिजनेस एंटिटी को जिस पर रिवर्स चार्ज आता है, तो बिजनेस एंटिटी को इन्होंने सर्विस दी तो वहां भी गवर्नमेंट ने जो है कई जगह जो है वो एग्जम्पशन दी है। ठीक है जी। नंबर 1, गवर्नमेंट ने बोला अगर जिस बिजनेस एंटिटी को इन्होंने सर्विस दी वो है गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी, तो इस वाले केस में जो होगा वो एग्जम्पशन जो होगी वो ऑपरेट करेगी। जीएसटी जो होगा वो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी सब आ जाता है। लोकल अथॉरिटी में म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह वो सब आ जाते हैं। गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होती है और गवर्नमेंट एंटिटी क्या होती है, जरा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, इनको जो है वो एग्जम्पशन में डिफाइन किया गया है। बताया गया है कि अगर कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड या फिर अदर बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड या फिर अदर बॉडी वो किसी एक्ट के अंतर्गत सेटअप किए जाते हैं या एक्ट में नहीं अदरवाइज गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं,
और ये अथॉरिटी बोर्ड या अदर बॉडी जो है वो ऐसे हैं जिनमें 90% उससे ज्यादा की इक्विटी या कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो ऐसी अथॉरिटी बोर्ड या अदर बॉडी जो एक्ट में बनी या अदरवाइज एस्टेब्लिश हुई लेकिन 90% या उससे ज्यादा का इक्विटी या कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब अगर ऐसी अथॉरिटी बोर्ड और अदर बॉडी को म्युनिसिपल फंक्शन या पंचायत फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए बताया गया है तो इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी, और अगर इसे किसी और तरीके के फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए बनाया गया है तो इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एंटिटी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अगर म्युनिसिपल फंक्शन पंचायत फंक्शन के लिए इन्हें बनाया है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी, एनी अदर फंक्शन के लिए बनाया है तो फिर गवर्नमेंट एंटिटी। इन एनी केस जो भी आर्बिट्रेशन की सर्विस इनको दी जाएगी उस पर जो है वो जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब इनके अलावा अगर अदर बिजनेस एंटिटी की मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो अदर बिजनेस एंटिटी के रिस्पेक्ट में यह बोला गया है जो अदर बिजनेस एंटिटी है अगर वो छोटे टर्नओवर वाली बिजनेस एंटिटी है तो वहां भी जो होगी वो एग्जम्पशन ऑपरेट करेगी। और छोटे टर्नओवर का यहां बेसिकली जो मतलब है उसको ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया एग्जम्पशन की एंट्री में कि जो अदर बिजनेस एंटिटी है अगर वो ऐसी है जिसका प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखिएगा, जिसका प्रीवियस ईयर में, वो अगर इस साल में सर्विस लेने आई है तो इस साल का नहीं देखना, प्रीवियस ईयर में अगर उस बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो उतनी लिमिट तक का है, उतनी लिमिट तक का था जिस लिमिट तक उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा जाता है, तो फिर ऐसे बिजनेस एंटिटी को जो आर्बिट्रेशन की सर्विस दी जाएंगी वो जो होगी वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगी। ले देकर के नेट मतलब यह आ जाता है कि अगर आर्बिट्रेशन की सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी गई, गवर्नमेंट वगैरह वाली नहीं, अदर्स, और वो बिजनेस एंटिटी बड़ी हैं जिनका पिछले साल का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एग्जम्पशन वाली लिमिट से बहुत ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन की जो एग्जम्पशन की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उससे बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ उसी केस में जो होगा वो जीएसटी जो होगा वो पे करना पड़ेगा। और क्योंकि बिजनेस एंटिटी या रिवर्स चार्ज है तो जो पे किया जाएगा वो उस बड़ी बिजनेस एंटिटी के द्वारा जो होगा वो पे किया जाएगा। तो ये आपका वो चार्ट है जो आर्बिट्रेशन के सर्विस के रिवर्स चार्ज और एग्जम्पशन दोनों को जो है वो कवर अप करता है। इस चार्ट को आपको एज इट इज बढ़िया से जो है वो मेमोराइज करके जाना है। और जो जो प्रोसेस आपने यहाँ आर्बिट्रेशन की सर्विस के रिस्पेक्ट में सीखा लगभग सिमिलर प्रोसेस जो है वो लीगल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी है। नेक्स्ट चार्ट जो है वो हमारा लीगल सर्विसेज से रिलेटेड है। लीगल सर्विसेज, अब नेक्स्ट चार्ट जो हमारा लीगल सर्विस से रिलेटेड है, कोई एडवोकेट फर्म है या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट है, इसके पास लीगल सर्विसेज लेने के लिए कोई आया तो आने वाला व्यक्ति या तो नॉन बिजनेस एंटिटी होगा या फिर बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी होगी तो फॉरवर्ड चार्ज है और अगर बिजनेस एंटिटी होगी तो फिर रिवर्स चार्ज है। लेकिन यहां भी बिल्कुल सिमिलर तरीके की एग्जम्पशन जो है वो दी गई है। अगर नॉन बिजनेस एंटिटी आई तो सर्विस को एग्जेम्प्ट किया गया है। बिजनेस एंटिटी में अगर गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी आई तो भी एग्जेम्प्ट किया गया है। अदर बिजनेस एंटिटी के केस में अगर छोटे टर्नओवर वाली बिजनेस एंटिटी आई तो उसे भी एग्जेम्प्ट किया गया है। पर हां, अगर बड़े टर्नओवर वाली बिजनेस एंटिटी आई तो वहां एग्जम्पशन नहीं है। उस केस में ये जो बड़े टर्नओवर वाली बिजनेस एंटिटी है वो जो होगा वो रिवर्स चार्ज में जो होगा वो अपना जीएसटी पे करेगी। आर यू ओके विद दिस? ठीक है जी। अच्छा, इस चार्ट में लेकिन अब एक स्पेशल बात और है जो कि आपको समझनी है। मान लीजिए हमारे पास एक तो ये कोई एडवोकेट फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट है और एक ये मैंने नीचे दिया ये कोई दूसरी एडवोकेट फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो दूसरी एडवोकेट फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट है इसने जब सर्विस दी तो इसके पास भी या तो कोई नॉन बिजनेस एंटिटी आई होगी या फिर कोई बिजनेस एंटिटी आई होगी। और जैसा मैंने ऊपर बताया सिमिलर तरीके से आपको जो है वो रिवर्स चार्ज एंड एग्जम्पशन की एंट्री को अप्लाई करना है। नॉन बिजनेस एंटिटी के केस में फॉरवर्ड चार्ज है बट एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी के केस में रिवर्स चार्ज है बट गवर्नमेंट वगैरह के केस में वो एग्जेम्प्ट है, एंड छोटी बिजनेस एंटिटी के केस में भी वो एग्जेम्प्ट है। सिर्फ बड़ी बिजनेस एंटिटी के केस में एग्जम्पशन नहीं है और बड़ी बिजनेस एंटिटी जो है वो पे करती है। अब ये दो बिजनेस एंटिटी मैंने आपको यूज क्यों करी है, ये दो एडवोकेट फर्म मैंने चार्ट में क्यों लिए हैं उसका रीजन समझिएगा। अब बेटा ये जो हमारी ये एडवोकेट फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट है ये अपने आप में बिजनेस एंटिटी है। अच्छा, कई बार क्या होता है, अब ये वाली एडवोकेट फर्म या फिर जो भी इंडिविजुअल एडवोकेट है इनके पास कोई क्लाइंट आता है लीगल सर्विसेज लेने के लिए, लेट्स सपोज वो कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन इनसे चाहता है, पर इन लोगों के पास जो है वो टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस दिन जो है इनके ऑलरेडी कहीं केस है, लेकिन ये क्लाइंट को जाने भी नहीं देना चाहते तो ये क्या करते हैं, ये उससे केस ले लेते हैं और केस लेकर के बैकएंड पर जो है वो किसी दूसरी एडवोकेट फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट को जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं। इस तरीके की आउटसोर्सिंग नॉर्मली जो है वो लीगल सेक्टर में चलती है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामने क्लाइंट से केस ले लिया और बैकएंड पे किसी दूसरे को जो है वो आउटसोर्स कर दिया। अब बैकएंड वाला भी जो है वो बिजनेस एंटिटी है। अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें ऊपर वाली फर्म जो है वो लीगल सर्विसेज का सप्लायर है और ये नीचे वाली बिजनेस एंटिटी जो है ये लीगल सर्विस की रेसिपिएंट है। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब जो एग्जम्पशन की एंट्री है उसने लीगल सर्विसेज के लिए एक स्पेशल बात लिख रखी है कि अगर कोई एडवोकेट फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट वो जिस बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है वो खुद अपने आप में एडवोकेट फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट है तो फिर
हमेशा ये सर्विस जो होगी वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। आपको इस बिजनेस एंटिटी एडवोकेट फर्म के टर्नओवर को देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये छोटे टर्नओवर वाली है तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, अगर ये बड़े टर्नओवर वाली है तो भी ये एग्जेम्प्ट रहेगा। आर यू ओके विद दिस? ये एक स्पेशल बात है जो आपको अलग से जो है यहां पर ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा एक और स्पेशल बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। एक और स्पेशल बात उन्होंने जो है वो ये बोली है, अगर 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 ये वाली एडवोकेट फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट सामने वाले क्लाइंट से केस ले लेती है और बैकएंड पर ये केस आउटसोर्स करती है, लेकिन जिसको ये आउटसोर्स करती है वो किसी सीनियर एडवोकेट को आउटसोर्स करती है, किसी सीनियर एडवोकेट को आउटसोर्स करती है। सीनियर एडवोकेट ये स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड एडवोकेट होते हैं जिन्हें ये सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिला होता है। प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर उन्होंने एक स्पेशल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। अगर इन्होंने बैकएंड पर किसी सीनियर एडवोकेट से लीगल सर्विस ली तो जो सीनियर एडवोकेट इनको लीगल सर्विस देगा, उस लीगल सर्विस पर आपकी एग्जम्पशन सिर्फ तभी ऑपरेट करेगी जब ये एडवोकेट फर्म जो है वो छोटे टर्नओवर वाली है, तो ये जीएसटी इनका एग्जेम्प्ट रहेगा। बट अगर ये एडवोकेट या एडवोकेट फर्म जो है ये बड़े टर्नओवर वाली है तो फिर जीएसटी एग्जाम नहीं रहेगा, फिर यहां पर जीएसटी जो होगा वो पेबल रहेगा, फिर यहां पर जीएसटी जो होगा वो पेबल रहेगा। और क्योंकि सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो ये जीएसटी जो होगा वो आरसीएम में भी पेबल रहेगा। मतलब सीनियर एडवोकेट फर्म को पे नहीं करना, आरसीएम में जो होगा वो रेसिपिएंट को पे करना है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, ये वाला जो सीनियर एडवोकेट वाला जो आरसीएम आएगा, अब यहां पर फर्दर एक स्पेशल बात उन्होंने ये लिखी हुई है कि ये वाला जो आरसीएम होगा इसमें एक स्पेशल बात ये लिखी हुई है कि सीनियर एडवोकेट के पास आया ये कोई एडवोकेट फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट, और ये आए थे क्योंकि इन्होंने सामने क्लाइंट का केस पकड़ा था जिसको इन्होंने किसी कोर्ट में जो है वो लड़ना था। तो उन्होंने फर्दर ये खास बात लिखी हुई है, वैसे तो सीनियर एडवोकेट ने इस एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को लीगल सर्विस दी है, ये उसकी सर्विस का रेसिपिएंट है, पर उन्होंने आरसीएम की एंट्री में स्पेसिफिक लिखा हुआ है आरसीएम के पर्पस के लिए ये माना जाएगा कि इनकी सर्विस का रेसिपिएंट जो है वो ये नहीं है, रेदर देन इनका जो क्लाइंट है, जो एक्चुअल में लिटिगेंट है, पिटिशनर है बिफोर द कोर्ट, वो जो होगा वो इनकी सर्विस का रेसिपिएंट है। कहने का मतलब सीनियर एडवोकेट की लीगल सर्विसेज पर आरसीएम यहां से हटा करके उन्होंने अल्टीमेटली जो भी लिटिगेंट या पिटिशनर है बिफोर द कोर्ट उसके ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। तो एग्जाम में सीनियर एडवोकेट से बैकएंड से लीगल सर्विस ली तो फिर आपको ये स्पेशल बातें जो होंगी वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं दोहरा देता हूं कि अगर किसी एडवोकेट फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट ने बैकएंड से किसी एडवोकेट फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट बट नॉट सीनियर एडवोकेट उससे सर्विस ली, देन इन दैट सिचुएशन ये सर्विस जो होगी वो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगी। बट अगर इन्होंने बैकएंड से सीनियर एडवोकेट से सर्विस ली तो ये छोटे होंगे, छोटे टर्नओवर वाले तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, बड़े टर्नओवर वाले होंगे तो जीएसटी पेबल रहेगा, आरसीएम आएगा वो आरसीएम लेकिन इफेक्टिवली इनके ऊपर ना जाकर के एक्चुअल में जो लिटिगेंट पिटिशनर कोर्ट में है उसके ऊपर जो होगा वो चला जाएगा। चलिए जी, इसके साथ आपका लीगल सेक्टर का डिस्कशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अगली आरसीएम की एंट्री की अगर बात करूं तो वो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज की है और उसमें भी बेटा अच्छा खासा इंटरलिंकिंग है क्योंकि वहां पर भी जो है वो एग्जम्पशंस काफी सारी इंटरलिंकिंग में है। तो मैंने उसके अंदर जो डिटेल चार्ट दे रखे हैं मैं वहीं से आपको समझा रहा हूं। गवर्नमेंट की सर्विसेज को लेकर के जो रिवर्स चार्ज की एंट्री है वो दो हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चार्ट को। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, इन सबको मैं गवर्नमेंट वर्ड से रेफर करूंगा, ठीक है ना। मैं इतने सब बार बार नहीं बोल पाऊंगा तो मैं सिंपली गवर्नमेंट बोलूंगा और आप समझेंगे कि मैं चारों की कॉम्युलेटिव बात कर रहा हूं। इनके एंड पर जो सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी की जाएगी उन पर दो आरसीएम की एंट्री है, जिसमें से एक एंट्री ये कहती है कि अगर जो सर्विस सप्लाई की गई है वो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस वाली सर्विस के ऊपर आरसीएम आएगा। लेकिन ये आरसीएम सिर्फ तभी आएगा जब जो रेसिपिएंट है वो है रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो आरसीएम आएगा और वो कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सन जो होगा वो पे करेगा, ठीक है जी। तो रेंटिंग वाली सर्विस के ऊपर आरसीएम है, गवर्नमेंट की रेंटिंग की सर्विस के ऊपर आरसीएम है। और प्लीज ध्यान में रखिएगा रेजिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी रेंटिंग हो आरसीएम है अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो है रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। आर यू ओके विद दिस? अगर इन्होंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी, अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब कोई हाउस होल्ड एंटिटी है या कोई छोटे बिजनेस टर्नओवर वाली एंटिटी है, तो उस केस में जो होगा वो आरसीएम पिक्चर में नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद अगर दूसरी एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री जो है वो बात करती है अबाउट ऑल अदर सर्विसेज। रेंटिंग की हमने ऊपर बात कर ली, इसके अलावा और किसी भी प्रकार की सर्विस जो दी जाएगी उसके बारे में दूसरी एंट्री बात करती है। अब दूसरी एंट्री में कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा जब अदर सर्विस दी जाएंगी तो आप ध्यान में रखेंगे अदर सर्विसेज में अगर गवर्नमेंट ने जो सर्विस दी वो बेसिकली सर्विस है पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा सप्लाई की गई कोई भी सर्विस, या दूसरी सर्विस है पोर्ट या एयरपोर्ट के द्वारा दी गई सर्विस।
या तीसरी सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस। इन सबको मैं शॉर्ट में बोलता हूं पीपीटी की, याद रखना आपको आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अदर सर्विसेज रेंटिंग को छोड़ करके बाकी जो अदर सर्विसेज है उसमें अब आप दो हिस्से करेंगे, जिसमें पहले हिस्से में बात हम करेंगे पीपीटी, पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई कोई भी सर्विस किसी भी पर्सन को। दूसरा, पोर्ट या एयरपोर्ट के द्वारा दी गई कोई भी सर्विस, पोर्ट या एयरपोर्ट, वेसल या एयरक्राफ्ट को जो भी सर्विस दे, ठीक है। एंड तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस किसी को भी दी गई। तो इन तीन सर्विसेज को जो है वो रिवर्स चार्ज से बाहर रखा गया है। कहने का मतलब गवर्नमेंट के एंड पर ये पीपीटी जब दी जाएगी तो यहां पर चलेगा फॉरवर्ड चार्ज, गवर्नमेंट खुद जो होगा वो जीएसटी पे करेगी। लेकिन इस पीपीटी को अगर छोड़ दे, एनी अदर सर्विस, पीपीटी को अगर छोड़ दे तो एनी अदर सर्विस लाइक गवर्नमेंट लाइसेंसिंग इशू करती है, लाइसेंसिंग सर्विस, या गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी सर्विस देती है ऑन डिमांड, ठीक है ना जी। इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है वो कई बार पुलिस डिपार्टमेंट से सिक्योरिटी सर्विस लेते हैं पेमेंट करके, तो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी सर्विस दे रही है वो, कहने का मतलब क्या, पीपीटी को छोड़ करके बाकी कोई भी अदर सर्विस अगर दी जाएगी और वो दी जाएगी बिजनेस एंटिटी को, चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, हमें कोई मतलब नहीं है, आरसीएम जो होगा वो पिक्चर में आएगा। आरसीएम की दो एंट्री है, स्टार्ट की मदद से आप याद रखिएगा, आसानी से याद कर पाएंगे। गवर्नमेंट की रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस पर आरसीएम कब आएगा, जब सामने वाला कौन हो, रजिस्टर्ड पर्सन। यहां सामने वाली बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड पर्सन होनी चाहिए, ओके। अदर सर्विसेज के केस में पीपीटी पर कभी भी नहीं आएगा, इनको छोड़ करके बाकी पर आएगा, और बाकी पर रिवर्स चार्ज आएगा जब सामने हो बिजनेस एंटिटी, ठीक है। चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट रिलेटेड दो एंट्री, ठीक है। अब लेकिन आपके पास एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ आरसीएम की एंट्री पर नहीं आएगा, उसमें एग्जाम्पशन भी इंटरलिंकिंग में आएगी। तो आपको आरसीएम की एंट्री एंड एग्जाम्पशन की एंट्री दोनों को साथ में याद रखना होगा। तो उसके लिए मैंने अब आगे फर्दर सिंप्लीफाइड चार्ट जो है वो आपको प्रेजेंट करके दिए है, उसको भी फटाफट से रिवाइज करते हैं। आप फाइनली टोटल पोजीशन याद रखने के लिए इस चार्ट को जो होगा वो बेस लेकर के चलना। सप्लायर हमारे पास कौन है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। रेसिपिएंट में हमारे पास जो है वो कोई भी पर्सन हो। अब कैसे आप लोग इवेल्युएट करेंगे जरा ध्यान से देखना। अगर आप जो है ना सबसे पहले इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट को माइंड में लाएंगे, पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है जी, पीपीटी की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। पोस्टल डिपार्टमेंट, मैंने बताया पोस्टल डिपार्टमेंट किसी भी सर्विस को दे, किसी भी पर्सन को सर्विस दे, उन्होंने उसके ऊपर आरसीएम जो है वो क्रिएट नहीं किया है। ऐसे ही पोर्ट एंड एयरपोर्ट की सर्विस पर भी आरसीएम क्रिएट नहीं किया है, और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऊपर भी आरसीएम क्रिएट नहीं किया है। तो इस पीपीटी के ऊपर आरसीएम नहीं है। पीपीटी की सर्विस जब भी दी जाएगी तो इसके ऊपर क्या है, एफसीएम, गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब लेकिन याद रखते टाइम आप ये ध्यान में रखना, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज में स्पेशल बात आपको ये ध्यान रखनी है, पोस्टल डिपार्टमेंट की 4 सर्विसेज के ऊपर एग्जम्पशन है। ये आपको मेमोराइज करके जानी पड़ेगी। पोस्टल डिपार्टमेंट से आपने पोस्ट कार्ड वाली सर्विस ली, इनलैंड लेटर कार्ड वाली सर्विस ली, या फिर आपने पोस्टल डिपार्टमेंट से बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट भेजने की सर्विस ली, लेकिन वो जिसमें एनवेलप का वेट जो है वो लेस देन 10 ग्राम है। तो ये 4 पर्टिकुलर सर्विस जो पोस्टल डिपार्टमेंट देगा किसी भी पर्सन को, इसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट और कोई भी सर्विसेज देगा वहां एग्जम्पशन नहीं है, किसी भी पर्सन को देगा, जीएसटी जो होगा वो पेबल रहेगा। और क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज चलता है यहां पर, तो फिर पोस्टल डिपार्टमेंट को जो होगा वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना है। आपके पास एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पोस्टल डिपार्टमेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड आ सकता है, तो दोहरा रहा हूं, पोस्टल डिपार्टमेंट फॉरवर्ड चार्ज में आता है। 4 सर्विस एग्जेम्प्ट है, किसी को भी दो, बाकी सर्विस पर जीएसटी पेबल है, और वो आज की डेट में जो होगा वो पोस्टल डिपार्टमेंट को जो है वो पे करना है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट की कहानी आपने ऐसे सेपरेट करके याद रखनी है। ये पहला पी आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका जो पीपीटी का दूसरा पी है वो है अबाउट पोर्ट एंड एयरपोर्ट की सर्विस, जो कि किसी वेसल या एयरक्राफ्ट को दी जाती है। अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब ये वाली जो सर्विस है, ये सर्विस किसी भी पर्सन को दी जाए, इस वाले सेक्टर में कोई एग्जम्पशन नहीं है, जीएसटी पेबल रहेगा। और फॉरवर्ड चार्ज क्योंकि लगता है पीपीटी पर, तो यहां पर एफसीएम चलेगा, गवर्नमेंट के एंड पर ही ये जीएसटी जो होगा वो पे किया जाएगा। फिर पीपीटी में जो तीसरा हिस्सा आता है टी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का हो या पैसेंजर का हो, जैसे इंडियन रेलवे काम कर रही है गुड्स और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये वाली सर्विस भी किसी को भी दी जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज में जो होगी वो कवर रहेगी। जीएसटी जो भी पेबल बनेगा वो जो होगा वो गवर्नमेंट के एंड पर पे किया जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान में रखेंगे, यहां पर ये जो जीएसटी पेबल मैंने लिखा है, यहां पर मैंने एक स्टार लगा रखा है। स्टार के पीछे लॉजिक ये है, गवर्नमेंट जब कभी ट्रांसपोर्ट की सर्विस देगी
हमेशा फॉरवर्ड चार्ज चलेगा। लेकिन यहां मैंने लिखा तो है जीएसटी पेबल, बट एक्चुअल में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है उसके ऊपर एग्जम्पशंस की कई सेपरेट एंट्रीज है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस, कई केस में जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। अब वो जो एग्जम्पशन एंट्रीज हैं वो आपको इंडिपेंडेंटली अप्लाई करनी होगी, क्योंकि वो एंट्री गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए भी बनी है और वो प्राइवेट पर्संस के लिए भी बनी है। वो आपने इंडिपेंडेंटली जैसी पढ़ रखी है, आपको वैसे ही गवर्नमेंट के केस में वो अप्लाई करनी होगी। तो यहां पर क्योंकि वो गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं है तो चार्ट में मैंने उसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, पर आप ध्यान में रखेंगे कि यहां पर कुछ एग्जम्पशंस है। अब इन पीपीटी को आप बिल्कुल साइड कर दें, ठीक है ना। पीपीटी पर फॉरवर्ड चार्ज है और मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि कैसे कैसे सर्विस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। पीपीटी को अब आप बिल्कुल साइड कर देंगे। अब पीपीटी को छोड़ करके जितनी भी अदर सर्विसेज है, और ध्यान दीजिएगा यहां पीपीटी को छोड़ करके जितनी भी अदर सर्विसेज है उसमें मैं रेंटिंग भी लेकर के चल रहा हूं, और रेंटिंग के अलावा सिक्योरिटी लाइसेंसिंग एक्स्ट्रा जो है वो भी सब लेकर के मैं चल रहा हूं, ठीक है। अब आप ये मत कहना सर ऊपर तो आपने पीपीटी अलग करी थी, रेंटिंग अलग करी थी, वो सिंपली आपको एंट्री समझाने के लिए थी। ये वाला चार्ट जो है ये सिर्फ एंट्री नहीं समझा रहा है, ये एंट्री के साथ एग्जम्पशन भी समझा रहा है। तो इस वाले चार्ट में पीपीटी अलग कर देना, फिर पीपीटी को छोड़ करके जितनी भी अदर सर्विसेज है, और खास ध्यान में रखिएगा इसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात कर रहा हूं एंड एनी अदर की भी मैं बात कर रहा हूं। अब ये सर्विसेज अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाएंगी तो एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। एंट्री नंबर 6 करके एक एंट्री है एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन की, उसके थ्रू जो है ये एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। मैं एग्जांपल बोलता हूं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को करी, अपने एम्प्लॉइज को करी, तो एम्प्लॉइज क्या है, नॉन बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट रहेगा। गवर्नमेंट लेट्स सपोज स्कूल चला रही है, स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो एजुकेशन सर्विस बच्चों को दी जा रही है, नॉन बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट रहेगा। गवर्नमेंट मान लीजिए पासपोर्ट और वीजा इशुएंस का काम करती है, और कोई हाउस होल्ड एंटिटी अपने बाहर घूमने के पर्पस के लिए वीजा वगैरह लेने के लिए आया, नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी गई, एग्जेम्प्ट रहेगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लेकिन ये जो अदर सर्विसेज हैं अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दी गई तो फिर एग्जम्पशन नहीं चलेगी, तब जीएसटी जो होगा वो पेबल रहेगा। अब जहां जीएसटी पेबल रहेगा वहां क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी कौन देगा, तो कौन देगा के लिए अब आपको फिर से सेग्रीगेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस है, किसी बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग की गई है, जीएसटी पेबल है, आरसीएम लगेगा अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, और आरसीएम नहीं लगेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा, सिंपल सी बात है। और रेंटिंग को अगर छोड़ दे, रेंटिंग के अलावा और कोई सर्विस है, जैसे लाइसेंसिंग की सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को की गई, जीएसटी पेबल होगा, ठीक है। और ये रेंटिंग वाला केस नहीं है, लाइसेंसिंग की सर्विस का केस है, तो यहां पर आरसीएम अप्लाई होगा, चाहे वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड पर्सन हो या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। रेंटिंग एंड अदर्स में डिफरेंस यही है, रेंटिंग पर आरसीएम सिर्फ तभी जाता है जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन हो, बट अदर सर्विसेज में आरसीएम तब चला जाता है जब सामने बिजनेस एंटिटी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो। मुझे उम्मीद है आपको यह चार्ट समझ आया होगा। ऐसे ही याद करना, तभी आपको लिंकिंग में एग्जम्पशन एंट्री याद हो पाएंगी। पीपीटी को बिल्कुल अलग याद रखना, पीपीटी वाले सेगमेंट को बिल्कुल अलग याद रखना, फिर पीपीटी को छोड़ करके बाकी सब सेगमेंट को अलग याद रखना, और ये सेगमेंट मेन है, ठीक है ना। पीपीटी को छोड़ के जो अदर सर्विसेज है उसमें नॉन बिजनेस एंटिटी को जब भी देंगे जीएसटी एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 6 में, एंड बिजनेस एंटिटी को जब देंगे तो जीएसटी पेबल है, और वहां पर रेंटिंग वाला आरसीएम सेपरेटली याद रखना एंड अदर सर्विसेज वाला आरसीएम जो है वो सेपरेटली याद रखना। हो जाएगा, मेहनत से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका पहला चार्ट है, बट कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, कहानी थोड़ी सी और भी है, और इसलिए बेटा क्योंकि और भी बहुत सारी एग्जम्पशन की एंट्री है। मेन एग्जम्पशन की एंट्री थी एंट्री नंबर 6, जो कि यहां इस कंटेक्स्ट में रेलेवेंट थी, आपने समझ ली। अब ये जो अदर्स वाला केस है, इस वाले केस में फर्दर कुछ एग्जम्पशन एंट्रीज है जो कि आपको फर्दर जो होगी डिस्कशन में जो होगी वो याद रखनी पड़ेगी। देखिएगा मैंने मेंशन किया कि अभी कुछ और एग्जम्पशन एंट्रीज भी हैं जो इस नीचे वाले हिस्से के रिलेशन में जो होगी वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर नीचे वाले हिस्से पे कोई एग्जम्पशन एंट्री एप्लीकेबल हो गई तो जीएसटी पेबल नहीं होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। पर अगर एग्जम्पशन नहीं हो रही होगी तो फिर
तो फिर जो होगा ये जो ऊपर आरसीएम वाली पोजीशन मैंने लिखी ये जो होगी ये अप्लाई हो जाएगी। तो अब आपको अगली मेहनत जो करनी है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, पीपीटी को छोड़ करके अदर सर्विस और जो दी जा रही है बिजनेस एंटिटी को, कौन सा हिस्सा, पीपीटी को छोड़ करके अदर सर्विस जो कि दी जा रही है बिजनेस एंटिटी को, आपने इस हिस्से से रिलेटेड एक फर्दर नेक्स्ट चार्ट जो है वो पिक्चर में ध्यान रखना है। प्रोसीड कर रहा हूं टू द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में अब मैंने हिस्सा बनाया, मेरा डिस्कशन अब फोकस चलेगा गवर्नमेंट की सर्विसेज कौन सी, पीपीटी को छोड़ के अदर और जो दी जा रही है बिजनेस एंटिटी को, ठीक है ना। उस नीचे वाले हिस्से के लिए फर्दर आपको ये सेकंड चार्ट जो है वो ध्यान में रखना है। अब ये सेकंड चार्ट जो है इसमें मैंने सभी एग्जाम्पशन को ऑर्गेनाइज तरीके से सेटअप किया, अब ध्यान रखिएगा। अब पीपीटी को छोड़ करके बाकी जितनी भी सर्विस है, और ध्यान में रखना इसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात कर रहा हूं, आपकी ऑल अदर्स लाइक लाइसेंसिंग हो गई, सिक्योरिटी हो गई, पासपोर्ट वीजा इशुएंस वगैरह की सर्विस हो गई, उन सब की भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये सब सर्विस जब बिजनेस एंटिटी को दी जाएंगी तो ये फर्दर चार्ट जो होगा वो आपको यूज करना है। अब इस चार्ट को आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको ये चेक करना है ये जो भी अदर सर्विसेज है ये किस तरीके की बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है। अगर जिस बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है वो खुद गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को सर्विस दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, मतलब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को सर्विस दी, एक लोकल अथॉरिटी ने दूसरे लोकल अथॉरिटी को दी, ठीक है। तो उस केस में जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और ये जो जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है ये सभी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में किया गया है, इंक्लूडिंग रेंटिंग, ठीक है ना। पीपीटी को छोड़ करके यहां बाकी सारी सर्विसेज है, और ये सभी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में हुई है तो फिर जो है वो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। आर यू ओके विद दिस? यस। बट अगर गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट के अलावा किसी और बिजनेस एंटिटी को दी गई तो फिर आपको इधर ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर अदर बिजनेस एंटिटी को दी गई तो फिर आप ये चेक करोगे जिस अदर बिजनेस एंटिटी को दी गई वो छोटे टर्नओवर वाली है या फिर बड़े टर्नओवर वाली है। जी हां, जैसा मैंने लीगल सर्विस में बताया था बिल्कुल सेम पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब जो अदर बिजनेस एंटिटी है, जैसे गवर्नमेंट ने लेट्स सपोज किसी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड को सर्विस दी, किसी मिस्टर ए बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी, तो अब आप ये चेक करोगे ये जो अदर बिजनेस एंटिटी है इनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में जितना था, क्या वो जो रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन वाली थ्रेशोल्ड होती है उसके अंदर अंदर था। अगर इनका प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर था वो उतना था जिसकी वजह से ये रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन क्लेम कर सकते थे, तो फिर ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस जो है वो उन्होंने फर्दर जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दी है। अच्छा, अब इस वाले केस में लेकिन एक स्पेशल बात आपको ध्यान में रखनी है, जब उन्होंने अदर बिजनेस एंटिटी में छोटे टर्नओवर वाले को एग्जम्पशन दी तो यहां उन्होंने लिखा जी भाई साहब आपके लिए सारी सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी बट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगा वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो सभी सर्विस इंक्लूडिंग रेंटिंग एग्जेम्प्ट कर दी, बट अदर बिजनेस एंटिटी के केस में पहली बात छोटे वालों को एग्जम्पशन दी और उसमें भी उन्होंने रेंटिंग को छोड़ करके बाकी सर्विस के ऊपर एग्जम्पशन दी। अब इसका मतलब समझिएगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी छोटी बिजनेस एंटिटी को कोई शॉप रेंट पर दी गई, कोई शॉप रेंट पर दी गई, तो बिजनेस एंटिटी छोटी है पर सर्विस रेंटिंग वाली है, तो फिर ये जो होगी वो एग्जेम्प्ट नहीं की गई है। बड़ी बिजनेस एंटिटी को तो कोई भी सर्विस दे दो वो उन्होंने एग्जम्पशन नहीं दी है, ठीक है जी। अब इनकी कहानी आगे बढ़ेगी, बड़ी बिजनेस एंटिटी की कोई भी सर्विस अभी तक एग्जेम्प्ट नहीं हुई और छोटी बिजनेस एंटिटी की रेंटिंग जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं हुई। अब इस वाले पॉइंट को पकड़ करके फिर हम आगे चलेंगे। अब फर्दर जो है वो एग्जम्पशन चेक करेंगे, अब फर्दर जो है वो एग्जम्पशन चेक करेंगे, ठीक है जी। बड़ी बिजनेस एंटिटी को अभी तक कोई एग्जम्पशन नहीं मिली है और छोटी बिजनेस एंटिटी को भी रेंटिंग पर अभी तक कोई एग्जम्पशन नहीं मिली है। अब ये जो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ इसके लिए आप आगे बढ़ेंगे और अब आप ध्यान में रखेंगे कि अब जो सर्विस दी गई है अगर उसका कंसिडरेशन सिर्फ 5,000 तक का गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है तो फिर जीएसटी सभी के लिए जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। लो वैल्यू ऑफ सर्विस वो जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है। समझ पा रहे हो? जो ऊपर की स्टेज तक अभी एग्जेम्प्ट नहीं हुआ था उस पर आगे डिस्कशन लेकर के जा रहा हूं कि अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है कि जिनको अभी तक कोई एग्जम्पशन नहीं मिली वो फर्दर चेक कर सकते हैं कि क्या आगे कहीं कोई एग्जम्पशन जो है वो पिक्चर में आ रही है। और एग्जम्पशन पिक्चर में आएगी अगर
इनको जो भी सर्विस दी गई है, कोई भी सर्विस दी गई है, वो लो वैल्यू की है अप टू 5,000। अच्छा, इसमें लेकिन उन्होंने एक खास बात लिखी है, अगर गवर्नमेंट ने जो सर्विस दी है यहां पर वो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है ना, कि एक कॉन्ट्रैक्ट करके जो है वो सर्विस दी गई है, तो उन्होंने बोला कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जब आप ये 5,000 की लिमिट को पढ़ोगे तो ये 5,000 की लिमिट आप एनुअल की सेंस में पढ़ोगे। एग्जम्पशन यहां तभी अप्लाई होगी अगर जो टोटल कंसिडरेशन है वो पूरे साल का जो है वो 5,000 तक का है। कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी किसी बिजनेस एंटिटी को, छोटी है तो भी अभी तक एग्जाम नहीं थी, बड़ी है तो वैसे ही एग्जाम नहीं थी। अब जब हम आगे आए और हमने चेक किया, ऊपर तो अभी तक एग्जाम्शन नहीं मिली, क्या रेंट जो है वो यहां एग्जाम्प्ट हो जाएगा? अब लेट्स सपोज गवर्नमेंट जो आपसे शॉप का रेंट चार्ज कर रही है, वो रेंट चार्ज कर रही है आपसे सिर्फ लेट्स सपोज 4,000, बट दैट इज पर मंथ, तो साल का कितना हो गया 48,000। तो अब आप 4,000 के बेसिस पर इवेल्युएट नहीं करेंगे रेंटिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सर्विस होती है, तो 5,000 साल के एंगल से इवेल्युएट करेंगे। 5,000 साल से ज्यादा है आपका 48,000 है, तो यहां अभी एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी। आर यू ओके विद दिस? चलिए फर्दर चलते हैं। अब जो इस लो वैल्यू में कवर नहीं हुआ वो फर्दर स्टेप को आगे लेकर के जाएगा और वो चेक करेगा कि क्या कहीं और कोई स्कोप है। तो गवर्नमेंट ने आगे कुछ स्पेसिफिक काम अपने जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट किए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक काम अपने जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। ये मेमोराइज करके आपको जाने पड़ेंगे। नंबर 1, गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है बाय इशूइंग पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है जी, तो इस सर्विस को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 5,000 से ज्यादा होगा तो भी कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। लो वैल्यू तो ऊपर ही एग्जेम्प्ट हो गई थी, अब जो बात चल रही है वो बड़े अमाउंट वाली सर्विसेज की चल रही है। पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशुएंस के आपको जो भी पैसे लिए गए जीएसटी जो होगा उस पर एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके जी, चलिए इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की सर्विस जो है वो है स्टैट्यूटरी फंक्शन गवर्नमेंट ने किया है, कौन सा? रजिस्ट्रेशन का, ठीक है जी, एज रिक्वायर्ड अंडर एनी इंडियन लॉ, या फिर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज एज रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ, तो ये वाली सर्विस भी गवर्नमेंट की जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए कोई बिजनेस एंटिटी है, उसने रजिस्ट्रेशन कराया किसी भी लॉ में और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस दी है। अब वो रजिस्ट्रेशन फीस हाई वैल्यू है 5,000 से ज्यादा, बट वो एग्जेम्प्ट है। ऐसे ही उन्होंने किसी तरीके की टेस्टिंग, कैलिब्रेशन वगैरह के लिए फीस दिया है, जो टेस्टिंग वगैरह किसी लॉ के तहत जो था बिजनेस एंटिटी को कराना था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ फीस जीएसटी जो होगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। आर यू ओके विद दिस? इस एंट्री के ऊपर आपको जहां एक स्पेशल एग्जामिनेशन टेस्ट कर सकता है वो ये रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ए लिमिटेड बिजनेस एंटिटी, ठीक है जी, ये आरओसी में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन कराती है और वहां रजिस्ट्रेशन फीस देती है, तो गवर्नमेंट इसको रजिस्ट्रेशन की ये जो सर्विस दे रही है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ध्यान में रखिएगा आरओसी के पास इन्हें कुछ एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है, वो जो एनुअल फाइलिंग की जाएंगी उस एनुअल फाइलिंग की फीस 5,000 से लेट्स सपोज ज्यादा है, तो वहां पर ये एग्जम्पशन जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि एग्जम्पशन सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले काम के लिए जो है वो दी गई है। एनुअल फाइलिंग फीस अगर 5,000 से ज्यादा है तो वहां पर ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी, जीएसटी पेबल रहेगा, और क्योंकि बिजनेस एंटिटी रेसिपिएंट है तो फिर उसको आरसीएम में पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं एग्जम्पशन है, बट अगर उस रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराते हैं तो रिन्यूअल फीस के ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है। इस पॉइंट पर भी आपको जो है वो चेक किया जा सकता है। चलिए फिर उसके बाद फर्दर स्पेसिफिक सर्विस जो एग्जाम्प्ट की गई है उसमें कहा गया डेपुटेशन ऑफ ऑफिसर आफ्टर वर्किंग आवर और हॉलीडेज फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर स्टफिंग और अदर ड्यूटीज इन रिलेशन टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। इसमें कहानी क्या है, अगर बिजनेस एंटिटी कोई इंपोर्टर है या फिर एक्सपोर्टर है, उनका कोई कंसाइनमेंट बाहर से आ रहा है या वो कंसाइनमेंट बाहर भेज रहे हैं, तो कस्टम क्लियरेंस इन्वॉल्व रहेगी। अब कस्टम क्लियरेंस फटाफट लेने के लिए उन्होंने कस्टम ऑफिसर को यदि छुट्टी वाले दिन बुलाया सुपरविजन के लिए या फिर आफ्टर वर्किंग आवर्स बुलाया, तो कस्टम वाले उसको सर्विस तो देंगे, बट उस सर्विस को क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में दे रहे हैं तो फिर उसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं, जिसे हम मर्चेंट ओवरटाइम फीस जो है वो बोलते हैं। अब ये जो मर्चेंट ओवरटाइम फीस लेकर के आपको ये एक्स्ट्रा आवर्स में सर्विस दी जा रही है, इस सर्विस के ऊपर जो जीएसटी पेबल है वो जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, चाहे ये अमाउंट कितना भी हो, जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। चलिए जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, अटेंशन, टॉलरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन
इन द फॉर्म ऑफ फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस इज रिसीवेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था एंड टाइम जो था वो असेंस था। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि अगर जो वेंडर है वो टाइम बाउंड मैनर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे गवर्नमेंट को जो होंगे वो डैमेजेस के तौर पर जो होंगे वो लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होंगे वो पे करने पड़ेंगे। और ये जनरली काफी अच्छे खासे अमाउंट के होते हैं, 5,000 से तो ज्यादा ही होते हैं। तो ये वाली सर्विस जो है इसको भी जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है। मुझे अच्छा लगा आप रुके बेटा। ये जो एग्जम्पशन की एंट्री है इसको लेकर के अब मेरा ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखिएगा। आपने बिल्कुल लेटेस्ट एक अमेंडमेंट पढ़ी है जिसमें सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई किया है। सप्लाई वाले चैप्टर से रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूं, अमेंडमेंट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। सीबीआईसी ने लेटेस्ट एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टी रिसीव करती है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं वो बाय नेचर कंपनसेशन होते हैं, वो कंसीडरेशन नहीं होते हैं। वो बाय नेचर कंसीडरेशन नहीं होते हैं, वो तो होते हैं कंपनसेशन। और क्योंकि वो बाय नेचर कंपनसेशन होते हैं कि पार्टी को वेंडर के टाइमली कंप्लायंस की वजह से नुकसान हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो है वो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस लिए गए हैं। ये कंपनसेटरी रिसीट है, ये कंसीडरेशन है ही नहीं। तो यहां पर कोई सप्लाई ट्रांजैक्शन की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ये वाला काम जो है वो टॉलरेंस ऑफ एक्ट की सप्लाई के दायरे में फॉल नहीं कर सकता। ये सीबीआईसी ने आज की डेट में जो है वो क्लियर कर दिया है। और क्योंकि लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं वो सप्लाई के दायरे में आते ही नहीं है तो उनके ऊपर जीएसटी की लेवी चार्ज आएगा ही नहीं, सर्कुलर ने बोला है। तो इस लेटेस्ट सर्कुलर के बाद जब चार्ज आएगा ही नहीं तो रिवर्स चार्ज या फिर एग्जम्पशन का कोई क्वेश्चन पिक्चर में नहीं आएगा। तो ये एंट्री पुरानी उन्होंने बना रखी थी जब उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नहीं ये भी सप्लाई होती है, बट आज की डेट में क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद कह दिया ये सप्लाई नहीं होती है तो इसके ऊपर इस एग्जम्पशन की कोई जरूरत ही नहीं है। आर यू ओके विद दिस? आपके पास एग्जाम में अगर टॉलरेंस के पॉइंट के ऊपर आज की डेट में क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जम्पशन एंट्री का रेफरेंस नहीं देना, आपको तो सिंपल क्या मेंशन करना है, एज पर सीबीआईसी सर्कुलर ये जो है ये सप्लाई के चार्ज में आता ही नहीं है, बात खत्म। तो एग्जम्पशन तक जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए जी कहानी आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल कंप्लीशन के नजदीक है। अगली स्पेसिफिक एक्टिविटी जो एग्जेम्प्ट की गई है दैट इज असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर। देश के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो बाय डिफॉल्ट किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। अब गवर्नमेंट उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो दूसरों को असाइन करती है, जनरली ऑक्शन के प्रोसेस के जो है वो असाइन किए जाते हैं और उसकी अच्छी खासी फीस जो है वो ली जाती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इस फीस, इस कंसिडरेशन के बदले में पर्सन को नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का जो है वो राइट देती है, विच इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्टिविटी। अब ध्यान में रखिएगा, अब यहां पर जो एग्जेम्प्ट किया गया है, यहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल फार्मर को दिए जा रहे हैं और किस पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं? फॉर पर्पज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या फिर लाइव एनिमल्स के पशुपालन के लिए, बट हॉर्स को छोड़कर बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड। ठीक है जी। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल फार्मर को एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी के लिए दिए जा रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। यहां पर आप बात ध्यान में रखेंगे, जो फार्मर है वो इंडिविजुअल फार्मर की कैपेसिटी में होना चाहिए। अगर कोई कॉर्पोरेट है वो फार्मिंग एक्टिविटी कर रहा है और उसने नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट से लिए है तो वहां पर ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी, जीएसटी पेबल रहेगा और बिजनेस एंटिटी को अपना रिवर्स चार्ज में जो होगा वो पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर टेलीकॉम की लाइसेंसिंग की गई है, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट किया गया है तो दैट इज नॉट टू अ फार्मर, दैट इज टू अ टेलीकॉम कंपनी। तो टेलीकॉम कंपनी जो होगी उस पर जीएसटी पे करेगी, आरसीएम में जो होगा वो पे करेगी। लास्ट एंड फाइनल एग्जम्पशन की एंट्री जो है ये बात कर रही है अबाउट सर्विसेज टू देयर अंडरटेकिंग। देयर अंडरटेकिंग का मतलब गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग। कोई गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है या फिर कोई पीएसयू है, उसने क्या किया, उसने किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और इस बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये कहा कि लोन तो देंगे बट तभी देंगे जब आपके लोन के लिए गवर्नमेंट जो है वो एज अ गारंटर लोन की रिपेमेंट की गारंटी दे। तो पीएसयू या गवर्नमेंट ने अपनी अंडरटेकिंग, जो भी उन्होंने लोन लिया था बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस लोन के लिए गवर्नमेंट ने जो था एज अ गारंटर गारंटी दी और उसके लिए उन्होंने जो था उस पीएसयू अंडरटेकिंग से जो थी वो फीस भी चार्ज करी। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हुई। अब ये वाली जो सर्विस की एक्टिविटी है इसको जो है वो एग्जेम्प्ट भी कर दिया गया है। अच्छा खासा अमाउंट होगा लेकिन ये जो है ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहां जाकर के हमारी एग्जम्पशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये दो चार्ट जो होंगे ये सिक्वेंशली जो होंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे। आई होप दीज टू चार्ट्स आर क्लियर।
दो बार साइमल्टेनियसली, अभी लेक्चर बीच में ही पॉज करके दो बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेना, बिलीव मी एग्जामिनेशन तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जी, बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट आरसीएम की एंट्री की। जो नेक्स्ट आरसीएम की एंट्री है वो आपकी रिलेट करती है विद आईपीआर सेक्टर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेक्टर। सबसे पहले तो रिकलेक्ट करिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। जब भी हम आपसे बात करते हैं आईपीआर की, तो बेसिकली आईपीआर में ये तीन चीजें जो हैं ये आपकी कवर होती है, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, जिसको शॉर्ट में आप सीपीटी की फॉर्म में भी जो है वो याद रख सकते हैं। अब ये कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? बेसिक तो आप जानते हैं, किसी पर्सन ने कोई नॉवल लिखा, कोई बुक लिखी तो उसके पास कॉपीराइट आ जाता है। किसी पर्सन ने कोई नई चीज का इन्वेंशन किया तो उसको पेटेंट दे दिया जाता है। किसी पर्सन ने अपने बिजनेस को सालों से जो है वो सेटअप किया और गुडविल बनाई तो उसको अपने बिजनेस नेम के लिए जो है वो ट्रेडमार्क एलोकेट कर दिया जाता है। अब ये जो भी कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क किसी पर्सन के पास होता है, ये उसके पास एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसका वो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। और आपने हमारे साथ सीखा था सप्लाई वाले चैप्टर में, क्योंकि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है और ये बाय नेचर मूवेबल होते हैं, तो ये गुड्स होते हैं। अब जिसके पास ये आईपीआर है वो अगर इनको किसी को बेच देता है तो वो एक्टिविटी होती है सप्लाई ऑफ गुड्स, जब उसने बेच दिया। पर अगर वो बेचता नहीं है, वो सामने वाले को सिर्फ यूज करना है अलाउ करता है और यूज करने के बदले में पैसे ले लेता है, तो फिर ये एक्टिविटी होती है सप्लाई ऑफ सर्विस। और क्योंकि हम रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो हम आपके साथ बात कर रहे हैं जब किसी आईपीआर होल्डर ने किसी पर्सन को अपने आईपीआर जो है वो बेचे नहीं, सिंपली जो है वो यूज करना अलाउ किया और बदले में कंसिडरेशन ले लिया, तब हम जो होगा रिवर्स चार्ज का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अब पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है, आईपीआर में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब कुछ आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो आरसीएम की एंट्री इंट्रोड्यूस करी है वो सिर्फ कॉपीराइट से रिलेटेड जो है वो इंट्रोड्यूस करी है। कहने का मतलब, अगर जो आईपीआर होल्डर है उसके पास पेटेंट या ट्रेडमार्क है और वो किसी को यूज को देता है, तो उसने ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस करी, इस पर कोई आरसीएम नहीं है, इस पर एज अ सप्लायर उसी को जो होगा वो जीएसटी पे करने का बर्डन आएगा। बट कॉपीराइट सेक्टर में आरसीएम इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये जो डिफरेंट आपके आईपीआर होते हैं, इसके गवर्निंग एक्ट भी जो है वो अलग अलग होते हैं। हमें कॉपीराइट पर फोकस रखना है, तो अकॉर्डिंगली मैं कॉपीराइट से रिलेटेड फर्दर बात कर रहा हूं। कॉपीराइट आपको मिलता है एज पर कॉपीराइट एक्ट 1957, ये कॉपीराइट का गवर्निंग एक्ट है। तो अगर कोई भी पर्सन किसी तरीके का कोई ओरिजिनल वर्क अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी को यूज करके क्रिएट करता है, तो फिर वो कॉपीराइट एक्ट के तहत जो है वो कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर सकता है। कॉपीराइट एक्ट में अगर वो अप्लाई करता है तो उसे जब कॉपीराइट दिया जाता है तो कॉपीराइट 4 कैटेगरी ऑफ वर्क्स के हिसाब से दिया जाता है। कॉपीराइट एक्ट में ये बताया गया है, अकॉर्डिंगली आपको उस कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। अब वो 4 कैटेगरी हमारे पास क्या है? एक है हमारे पास ड्रामेटिक वर्क। इससे हमारा मतलब क्या होता है कि पर्सन ने कोई प्ले लिखा, कोई मूवी स्क्रिप्ट लिखी, तो वो कॉपीराइट उसको जो मिलेगा वो ड्रामेटिक वर्क की कैटेगरी में मिलेगा। अगर पर्सन ने कोई रिंगटोन बनाई, कोई धुन बनाई म्यूजिक की, तो उसे म्यूजिकल वर्क की कैटेगरी का जो होगा वो कॉपीराइट मिलेगा। अगर पर्सन ने कोई पेंटिंग बनाई, कोई चार्ट बनाया, कोई डायग्राम बनाया, कोई स्कल्पचर बनाया, तो उसको आर्टिस्टिक वर्क की कैटेगरी का कॉपीराइट मिलेगा। अगर पर्सन ने कोई बुक लिखी, कोई नॉवल लिखा, तो उसे लिटरेरी वर्क की कैटेगरी का जो होगा वो कॉपीराइट मिलेगा। अब इसमें से जो पहली 3 कैटेगरी मैंने बोली, डीएम में ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, इसको आप अलग रखेंगे और लिटरेरी वर्क वाली कैटेगरी को आप अलग रखेंगे। जो भी पर्सन इस ओरिजिनल वर्क को क्रिएट करेगा उसके पास कॉपीराइट एक्ट के तहत वो कॉपीराइट आ जाएगा इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अब ये जो मैंने आपको सेपरेट कराया है इन कैटेगराइजेशन को, उसकी वजह आपको ध्यान में रखनी है। जो पहली कैटेगरी मैंने आपको सेपरेट कराई है डीएम में, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क और आर्टिस्टिक वर्क, इस वाली कैटेगरी में अगर कॉपीराइट की सर्विस दी जाएगी दूसरे व्यक्ति को, तो फिर आरसीएम अप्लाई होगा, रेसिपिएंट जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। लिटरेरी वर्क वाली कैटेगरी को मैंने इसलिए आपको सेपरेट किया है बिकॉज यहां पर भी आरसीएम है, यहां पर भी रेसिपिएंट को लायबल बनाया गया है, बट यहां पर साथ में एक एडिशनल बात जो है वो लिखी गई है। और वो एडिशनल बात ये लिखी गई है कि लिटरेरी वर्क वाली कैटेगरी में भी आरसीएम होगा। अगर ऑथर ने पब्लिशर को लिटरेरी वर्क की सर्विस दी, लिटरेरी वर्क वाले कॉपीराइट की सर्विस दी, तो आरसीएम होगा। लेकिन स्पेशल बात यहां पर ये लिखी गई है कि ऑथर के पास एक ऑप्शन रहेगा कि ऑथर अगर ये चाहेगा
कि वो जो सर्विस दे रहा है उसके ऊपर उसका रेसिपिएंट पे ना करे, रेदर देन वो खुद ही उसके ऊपर जीएसटी पे करे, तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो ऑप्ट कर सकता है कि नहीं नहीं मुझे आरसीएम नहीं अप्लाई कराना, मैं फॉरवर्ड चार्ज में खुद ही जो होगा वो पे करूंगा। तो यहां पर आप प्लीज ध्यान में रखेंगे, डीएमए को अलग ध्यान में रख करके चलना है, यहां पर आरसीएम ही अप्लाई होगा, रेसिपिएंट ही पे करेगा। लिटरेरी वर्क को आपने अलग ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट तो आरसीएम है, लेकिन ऑथर के पास ये चॉइस है कि वो आरसीएम को नॉन एप्लीकेबल करा सकता है, वो खुद ही फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करके जो है वो पे कर सकता है। और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस अकॉर्डिंगली लिटरेरी वर्क वाली कैटेगरी में ही है, तो अकॉर्डिंगली मैंने क्वेश्चन बैंक में इसका आपको प्रॉपर चार्ट दिया है कि ये हमारा ऑथर है, सामने पब्लिशर है, ऑथर ने सर्विस दी, क्या सर्विस दी कि उसने टेम्परेरी ट्रांसफर किया या परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट किया, कॉपीराइट कौन सा कॉपीराइट, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। बाय डिफॉल्ट यहां पर आरसीएम आएगा, लेकिन आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, आरसीएम अप्लाई नहीं होगा अगर ऑथर जो ये कॉपीराइट होल्डर है उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया एंड डिक्लेरेशन जो थी वो कमिश्नर के पास फाइल कर दी, किस बारे में कि वो जो है वो फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट कर रहा है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, तो यहां पर ये स्पेशल ऑप्शन है कि ऑथर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर कमिश्नर को ये डिक्लेरेशन दे सकता है कि मैं आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं चाहता, मैं फॉरवर्ड चार्ज में खुद से पे करूंगा, मैं फॉरवर्ड चार्ज में खुद से पे करूंगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अगर वो इस तरीके से फॉरवर्ड चार्ज वाले ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो फिर उसे साथ में एक लॉक इन पीरियड को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो अगर इस ऑप्शन पर जाता है तो वो एक साल तक जो होगा वो इस ऑप्शन को जो होगा वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर ऑथर फॉरवर्ड चार्ज वाले ऑप्शन पर जाता है तो इसको एक और काम करने को बोला गया है कि अब जब ये इनवॉइस बनाएगा तो उस इनवॉइस पर भी एक डिक्लेरेशन देगा। इनवॉइस पर डिक्लेरेशन ये देगा कि इनवॉइस पर क्लियर कट लिख करके बोलेगा कि भाई सुनो पब्लिशर, वैसे तो इस सर्विस पर आरसीएम था बट मैंने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया है तो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो ये दो बातों को कंप्लाई करते हुए ऑथर जो है वो फॉरवर्ड चार्ज में जो है वो आ सकता है। ठीक है जी, आप ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ऑथर को कमिश्नर को डिक्लेरेशन देनी है, कमिश्नर को बताना है रजिस्ट्रेशन लेके मैं पे करने वाला हूं, और दूसरी बात उसे इनवॉइस के थ्रू अपने रेसिपिएंट पब्लिशर को भी कम्युनिकेट करना है। अच्छा, अब ध्यान रखने वाली जो एक स्पेशल बात है इसमें वो ये है कि अगर ऑथर ने मन बना लिया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के मैं खुद जीएसटी पे करूंगा फॉरवर्ड चार्ज में, तो उसको ये जो कमिश्नर को डिक्लेरेशन देनी है ये देनी कब है, तो देखिएगा ध्यान से, उन्होंने ये कह रखा है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर ऑप्शनल एफसीएम लिया जाता है बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन तो ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर ये डिक्लेरेशन जो है उस फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट से पहले जो है वो फाइल कर दी जाती है। तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर से पहले कितनी पहले, कभी भी आपको डिक्लेरेशन फाइल करके कमिश्नर को यह बोलना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड मैं खुद जो होगा रजिस्ट्रेशन लेकर के जीएसटी पे करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तभी ये फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन जो होगा वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। आई होप क्वाइट सिंपल एंड इजी है। तो प्रोसीड करते हैं अब अपनी नेक्स्ट आरसीएम की एंट्री के ऊपर, और नेक्स्ट आरसीएम की एंट्री ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी रिलेट करती है टू रेंटिंग सर्विस, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, बिल्डिंग वगैरह की बात नहीं करूंगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, और इस कैटेगरी में जो रिवर्स चार्ज क्रिएट किया गया है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग पर किया गया है, दैट इज पैसेंजर व्हीकल, दैट इज पैसेंजर व्हीकल। तो अगर कोई पर्सन है उसका बिजनेस है किस चीज का, रेंटिंग का, और वो क्या रेंटिंग करता है, व्हीकल। व्हीकल में ध्यान में रखिएगा, मैं गुड्स के व्हीकल की बात नहीं कर रहा, ट्रक वगैरह की रेंटिंग करेगा तो उसकी बात नहीं कर रहा, पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। तो पैसेंजर व्हीकल्स में चाहे वो मोटरसाइकिल दे, चाहे वो बस दे, चाहे वो कार दे, किसी भी तरीके के व्हीकल को दे, छोटा बड़ा, लेकिन वो क्या कर रहा हो, पैसेंजर व्हीकल की रेंटिंग के बिजनेस में हो तो ही जो होगा हम रिवर्स चार्ज की बात करेंगे। अच्छा, एक स्पेशल बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ये वाली जो रिवर्स चार्ज की एंट्री है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल की, ये सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब जो रेंटिंग की जा रही है वो रेंटिंग जो की जा रही है वो ऐसी रेंटिंग है जिसमें इसमें जो फ्यूल यूज होगा वो जो होगा वो सप्लायर ही बॉन्ड करेगा और वो अपने रेंटल बिल में उसके भी पैसे लेता है। कहने का मतलब, मान लीजिए मैं जो है वो बाइक रेंट पर देने का काम करता हूं, गोवा में बेटा ये बहुत काम होता है, ठीक है। तो एक पर्सन जो है वो बाइक रेंट पर देने का काम करता है, एक पर्सन आया बाइक लेने के लिए। अब अगर ये जो रेंटिंग का काम करता है उसने अगर सामने वाले पर्सन को बाइक दी, लेट्स सपोज एक हफ्ते के लिए उसने बाइक दी, लेकिन उसने बिजनेस मॉडल में बाइक देते टाइम उसको ये कहा कि ये बाइक लो, 7 दिनों का ये किराया है, जितनी मर्जी चलाओ, पेट्रोल खुद भरवाओगे।
अगर रेंटिंग इस तरीके से की गई कि मैंने बाइक का किराया ले लिया, लेकिन पेट्रोल जो होगा वो सामने वाला भरवाएगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने पेट्रोल का पैसा नहीं लिया, तो अगर ऐसी रेंटिंग की गई तो इस वाली रेंटिंग के ऊपर जो होगा वो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इस वाली रेंटिंग के ऊपर जो होगा वो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। अब दूसरी स्टोरी सुनिएगा। अब मान लीजिए एक पर्सन ने किसी कंपनी को जो है वो लेट्स सपोज गाड़ी रेंटिंग पर दी, 1 महीने के लिए उन्होंने लेट्स सपोज गाड़ी रेंटिंग पर दी। अब जिस कंपनी को उन्होंने गाड़ी रेंटिंग पर दी, उनको उन्होंने ये कहा कि ये गाड़ी 1 महीने के लिए आपको दी जा रही है और 1 महीने में आप जितना भी इसे यूज करोगे उसका पेट्रोल मैं डलवाऊंगा और उस पेट्रोल का जो भी चार्जेस बनेगा वो रेंटल चार्जेस में जो होगा मैं आपको चार्ज करूंगा। अब ये वाली जो रेंटिंग है जिसमें रेंट पर देने वाला व्यक्ति रेंटल चार्जेस में फ्यूल की कॉस्ट भी लेता है, सिर्फ इस वाले बिजनेस मॉडल पर जो होगा ये आरसीएम की एंट्री जो होगी वो अप्लाई करेगी। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। दोहराऊं, रेंटिंग किसकी होनी चाहिए? पैसेंजर व्हीकल की। और बिजनेस मॉडल कौन सा होना चाहिए? जिसमें जो व्हीकल रेंट पे दिया जा रहा है उसकी फ्यूल कॉस्ट जो होगा वो सप्लायर ही जो होगा वो बियर करेगा। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, अब ये जो रेंटिंग का बिजनेस है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसको जीएसटी में हैंडल कैसे किया जाता है, इसको जीएसटी वाले कैसे टैक्स करते हैं? वो ये कहते हैं जो भी इस तरीके का रेंटिंग का बिजनेस करेगा, ठीक है, उसको जीएसटी में जो होगा वो 2 तरीके से टैक्स किया जाएगा। एक, वो 12% की रेट से टैक्स भरे सभी आईटीसी लेते हुए, और दूसरा ऑप्शन इस व्यक्ति के पास ये होता है ये सिर्फ 5% की रेट से टैक्स भरे, बट उस केस में इसके आईटीसी बहुत कम कर दिए जाते हैं, इसे मेजॉरिटी ऑफ आईटीसी नहीं दिए जाते, इसे सिर्फ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाले आईटीसी जो है वो दिए जाते हैं। तो अगर बिजनेस करने वाला व्यक्ति वो चाहता है कि वो पूरे आईटीसी के साथ काम करे तो फिर वो 12% की रेट से काम करता है, बट अगर वो चाहता है कि वो लिमिटेड आईटीसी के साथ काम करे तो फिर वो 5% की रेट के साथ काम करता है। गवर्नमेंट कहती है चॉइस आपकी है, ज्यादा रेट के साथ काम करोगे तो आईटीसी का बेनिफिट है, कम रेट लगा देंगे फिर आईटीसी का बेनिफिट आपको बहुत थोड़ा ही देंगे। तो वो इस पर्सन की जो है वो चॉइस होती है। होपफुली ये बिजनेस मॉडल जो है वो आपको समझ आ गया है। अब इस सेक्टर में जो रिवर्स चार्ज है, उस रिवर्स चार्ज पर सबसे ज्यादा मेहनत करना बेटा, उस रिवर्स चार्ज पर सबसे ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है। और इसमें स्पेशल बात जो बोल रहा हूं अब उसे ध्यान से सुनना। अब ये वाली रेंटिंग जिसमें रेंट पर देने वाला व्यक्ति फ्यूल कॉस्ट भी लेता है, ठीक है बेटा, उस वाली रेंटिंग की हम बात कर रहे हैं। अब इस वाली रेंटिंग में रिवर्स चार्ज तब आएगा जब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो। ये बात आपको ध्यान में रख के जानी पड़ेगी। क्या? जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट ना हो और जो रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, तब रिवर्स चार्ज की एंट्री जो होगी वो पिक्चर में आएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? दूसरी बात, अगर ये कॉम्बिनेशन पूरा होगा, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, रिवर्स चार्ज की एंट्री पिक्चर में आएगी। फर्दर आपको यह ध्यान में रखना है, रिवर्स चार्ज की एंट्री सिर्फ तभी पिक्चर में आएगी जब फर्दर सप्लायर के एंड पर जो रेट सिलेक्शन की गई हो वो 5% वाली रेट का सिलेक्शन किया गया हो, 5% वाली रेट का सिलेक्शन किया गया हो, ठीक है ना। बड़े सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट बेस चलोगे तो आपको आसानी से ध्यान रहेगा। सबसे पहले तो रेंटिंग का बिजनेस मॉडल वो होना चाहिए जिसमें पेट्रोल का पैसा भी लिया जा रहा है। फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया आपका, आपने माइंड में सेट कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या ध्यान में रखना है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहां क्या लिखा, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर आरसीएम नहीं आएगा, तब तो एफसीएम चलेगा, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट अगर सप्लायर होगा तो वो किसी को भी सर्विस दे, आरसीएम आएगा ही नहीं, वो जो होगा एफसीएम में जीएसटी पे करेगा। अच्छा, जब वो जीएसटी पे करेगा तो सामने वाले से चार्ज भी करेगा, चार्ज कितना करेगा वो डिपेंड करेगा। उसने 12% की रेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, फुल आईटीसी वाला, तो 12% चार्ज करेगा, और उसने 5% वाला ऑप्शन चार्ज किया था, लिमिटेड आईटीसी वाला, तो वो 5% चार्ज करेगा। सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर। चलिए, अगर ये जो सप्लायर है ये हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो ये दूसरी कंडीशन की फुलफिलमेंट हो गई। अब रिवर्स चार्ज की बात पिक्चर में आएगी, लेकिन आपको फिर ध्यान में रखना है, अगर इसने 12% वाली रेट को सेलेक्ट कर लिया तो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, तब तो एफसीएम ही चलेगा। इसने 5% वाली रेट को सेलेक्ट किया, सिर्फ तभी जो होगा वो रिवर्स चार्ज पिक्चर में आएगा। अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ये 12% वाली रेट के साथ लेकिन
काम करता है तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। ये जब सप्लाई करेगा जीएसटी चार्ज करेगा और 12% ऑप्ट किया तो 12% चार्ज करेगा। लेकिन अगर ये 12% को चार्ज नहीं करता तब रिवर्स चार्ज पिक्चर में आएगा। एंड आखिरी कंडीशन क्या है, रिवर्स चार्ज सिर्फ पिक्चर में आएगा जब रेसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो। रेसिपिएंट नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होंगे, रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, एफसीएम चलेगा, ये 5% चार्ज करेगा। पर अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फिर रिवर्स चार्ज आएगा। ये जीएसटी की रेट 5% मेंशन करेगा, चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज है, बॉडी कॉर्पोरेट को रिवर्स चार्ज में पे करना है। तो इस चार्ट के बेस पर आप इसे याद रखेंगे। 4 बातें ऐसे याद रख लेना। नंबर 1, रेंटिंग का बिजनेस मॉडल कौन सा होना चाहिए कि हम रेंट में फ्यूल का पैसा भी ले रहे हैं। दूसरी बात, हम क्या है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरी बात, कौन सी रेट पर काम कर रहे हैं, 5% वाली रेट पर काम कर रहे हैं। एंड चौथी बात, हमारा कस्टमर कौन सा है, बॉडी कॉर्पोरेट कैटेगरी का है। ये 4 बातें सिरे से याद रख जाना, रिवर्स चार्ज आएगा, अदरवाइज जो होगा वो रिवर्स चार्ज पिक्चर में नहीं आएगा। आर यू ओके विद दिस? आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आता है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो रिवर्स चार्ज की है, ये वो कैटेगरी है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा है। ये हमारे पास कैटेगरी है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पैसेंजर व्हीकल इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी वाले सेक्टर में पैसेंजर व्हीकल की रेंटिंग की बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट एंट्री है जो कि नई इंट्रोड्यूस की गई है। अब इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर सर्विस देता है, कौन सी, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, किसको देता है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर आरसीएम जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा। सिंपल है, टेक्निकलिटीज वाली बात नहीं है। कोई भी पर्सन, यहां पर वो बॉडी कॉर्पोरेट नॉन बॉडी कॉर्पोरेट वाला लफड़ा नहीं है कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, यहां वो लफड़ा नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी पैसेंजर व्हीकल में वो लफड़ा है कि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को पैसेंजर व्हीकल रेंट पे दे रहा है, बट यहां वो लफड़ा नहीं है। यहां तो सिंपल है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग करेगा तो फिर जो होगा ये वाला रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। यहां पर पता है सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि रेंटिंग किसकी की जा रही है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, मतलब कमर्शियल रेंटिंग की बात नहीं हो रही है। कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दी जा रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई घर वगैरह इस तरीके का जो है वो रेंटिंग किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा किसको किया जा रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो रेंटिंग किया जा रहा है, रिवर्स चार्ज जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेटेस्ट एंट्री है तो इसके ऊपर ये एक अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया है, इसके थ्रू जो होगा हम सारे एक्सपेक्ट समझ लेंगे। मैंने कहा जी, मान लेते हैं मिस्टर एक्स एक जीएसटी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है। आपको डिस्कस करना है अलग अलग सिचुएशन में कि रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी कौन देगा, और अगर कोई एसोसिएटेड एग्जम्पशन है तो उसको भी डिस्कशन में बताना है। अच्छा क्वेश्चन रहेगा अगर आप ठीक से कर पाए। टेनेंट, अलग अलग टेनेंट्स बताए गए जिन्होंने इससे इमूवेबल प्रॉपर्टी, सारी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो है वो किराए पर ली, और किस पर्पस के लिए ली वो भी जो है वो साथ में बताया गया है। एक एक केस को जो होगा वो हम इवेल्युएट करेंगे। तो यहां मैंने टेबल बना रखी है, जरा देखते हैं। नंबर 1, हाँ जी, टेनेंट कौन है हमारे पास, मिस्टर ए, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। इसने रेजिडेंस के पर्पस के लिए जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो यूज पर ली है, ठीक है जी। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सारी ध्यान में रखिएगा। तो अब इस वाले केस में रेंटिंग किसको की गई है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो डेफिनेटली आरसीएम नहीं आएगा, एफसीएम। अच्छा, फिर उसके बाद एक और है मिस्टर बी। इस केस को जरा ध्यान से देखिएगा, ये काफी खास केस है। मिस्टर बी ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। इसने सामने वाले से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है, किस लिए ली है कि ये उसको यूज करेगा एज रेजिडेंस फॉर हिज फैमिली। यहां पर ध्यान देना, उसने दुकान चलाने के लिए नहीं ली, ठीक है, उसने अपनी फैमिली के रहने के लिए ली है, और जो वो रेंट पे करेगा उसको वो अपने बिजनेस एक्सपेंस में शो नहीं करने वाला है। बड़ी स्पेशल बात है। मिस्टर एक्स सोल प्रोप्राइटर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन अपने फैमिली के रहने के लिए इसने किसी व्यक्ति से घर जो है वो किराए पर लिया है, और जो ये किराया पे करेगा वो ये अपना बिजनेस एक्सपेंस नहीं पे करेगा, ये इसका पर्सनल एक्सपेंस है, बेसिकली ये इसकी ड्राइंग है, ये अपना वैसे जो होगा वो पे करेगा।
अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पर इसने घर अपनी फैमिली के रहने के लिए लिया है, जो इसका एक पर्सनल एक्सपेंस है, तो इस एक्टिविटी को रेंटिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन माना जाए या इसको रेंटिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए? फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप कहोगे ये रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग है तो फिर आरसीएम आ जाएगा, बट आप ये बोलोगे नहीं नहीं वो रजिस्टर्ड तो है बट उसने ये रेंटिंग का काम जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली फिर आरसीएम जो होगा वो पिक्चर में नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? तो इस पर स्पेशल पॉइंट आपको बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान में रखिएगा। एक आदमी बेटा अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि अब वो जो कुछ भी लेगा वो एज रजिस्टर्ड पर्सन ही लेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी हॉल में मूवी देखने के लिए जाता हूं, तो जब मैं मूवी हॉल में मूवी टिकट खरीदता हूं तो मुझे पता है ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मैं अपनी जेब से अपने पर्सनल एक्सपेंस के पैसों से जो है वो मूवी टिकट खरीदता हूं। तो जो मूवी वाला मुझे मूवी टिकट दे रहा है वो क्या समझेगा? वो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है वो, या फिर वो ये समझेगा वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है? डेफिनेटली वो यही समझेगा कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है। मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता हूं अपनी फैमिली के साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है जी, मैं अपने जेब से पैसे देता हूं, अपने पर्सनल एक्सपेंस के पैसे देता हूं। मैं कभी रेस्टोरेंट वाले को नहीं कहता कि भाई ये मेरा जीएसटी नंबर लिख और उसका बिल बना, मैं कंपनी अपना जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके अकाउंट से पे करूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। तो रेस्टोरेंट वाले ने मुझे जब खाना खिलाया, नो डाउट मैं होऊंगा रजिस्टर्ड, बट रेस्टोरेंट वाले के एंगल से ये क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो एग्जामिनर यहां आपको टेस्ट करेगा कि अगर टेनेंट जो है वो रजिस्टर्ड है लेकिन उसने जो घर रेंट पर लिया है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये जो रेंटिंग है ये रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग नहीं ट्रीट की जाएगी, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही रेंटिंग ट्रीट की जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली यहां पर आरसीएम नहीं आएगा, यहां पर एफसीएम ही जो होगा वो पिक्चर में आएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए जी नेक्स्ट स्टोरी। अब हमारा टेनेंट है रजिस्टर्ड पर्सन, वो एज अ सोल प्रोप्राइटर फर्म रजिस्टर्ड है, उसने अब जो घर लिया है वो रहने के लिए लिया है अपने एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, किसी एम्प्लॉय को कि वो सुबह जल्दी आकर के दुकान खोल ले, तो उसके रहने के लिए उसने जो है ये घर लिया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब वो एम्प्लॉय के रहने के लिए घर लेगा तो अब की बार वो जो रेंट पे करेगा क्या उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लेम करेगा? यस। तो ध्यान में रखिएगा, अब उसने ये जो सर्विस ली है, उसने अब ये जो सर्विस ली है वो रजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की कैपेसिटी में ली है, तो ये रेंटिंग है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन और अकॉर्डिंगली यहां पर जो होगा वो आरसीएम पिक्चर में आएगा। अगला केस, टेनेंट है ए लिमिटेड, अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसने अपने एम्प्लॉइज डायरेक्टर के रहने के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है। अब ये तो लिखा ही है कि ये अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो यहां आरसीएम नहीं आएगा, एफसीएम पिक्चर में आएगा। बी लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है और उसने अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर के रहने के लिए ली है तो यहां पर आरसीएम पिक्चर में आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मिस्टर डी, अगेन अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसने सामने वाले से एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली, बट यहां ध्यान में रखिएगा इसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो ली है पर रहने के लिए नहीं ली, इसने ऑफिस रन करने के लिए ली है। क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है? बिल्कुल होता है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई ग्राउंड फ्लोर वगैरह नहीं ले लेते अपना ऑफिस चलाने के लिए? क्या डॉक्टर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में नहीं ले लेते अपना क्लिनिक चलाने के लिए? यस। तो ऐसा होता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी दुकानें वगैरह जो है वो रन की जाती है। तो इस आदमी ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है लेकिन इसने जो है वो मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए ली है। आप ये ध्यान में रखेंगे, आप ये ध्यान में रखेंगे कि लेने वाला व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है, इस वजह से यहां जो होगा वो आरसीएम का क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगर लेने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन होता और वो इसे ऑफिस चलाने के लिए ले रहा होता तो आरसीएम जो है वो डेफिनेटली पिक्चर में आता। क्यों पिक्चर में आता? प्लीज ध्यान में रखिएगा। आरसीएम वाली एंट्री ने सिंपली क्या बोला है कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग की जाएगी रजिस्टर्ड पर्सन को तो फिर आरसीएम पिक्चर में आएगा। और ये आरसीएम की एंट्री कहीं भी ये नहीं कहती कि ये जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग की जा रही है ये किस पर्पस के लिए की जा रही है। आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल यूज के लिए दो, एंट्री ने कुछ नहीं लिखा, आरसीएम आएगा। आप अगर अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को कमर्शियल यूज के लिए दे रहे हैं तो भी जो होगा आरसीएम जो होगा वो अप्लाई होगा अगर लेने वाला व्यक्ति जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है।
एक स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बोल दिया, आपको ध्यान में रखना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जा रही है, किस लिए? किसी भी पर्पस के लिए दी जा रही हो, एंट्री बात नहीं करती। आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है, रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, किसी भी यूज के लिए दी होगी, आरसीएम की एंट्री जो होगी वो अप्लाई होगी। आर यू ओके विद दिस? इस एंट्री के बेसिस पर मैंने अपने टेबल में लिख दिया कहां एफसीएम है, कहां आरसीएम है। अब इसके बाद जरा एक कनेक्टिविटी की बात करते हैं। इस सेक्टर से रिलेटेड भी एक एग्जम्पशन की एंट्री है, तो वो साथ में हम यूज कर लेते हैं। आपको याद होगा हमारे पास एक एग्जम्पशन की एंट्री थी, बहुत फेमस एंड कॉमन एंट्री थी, जिसमें यह कहा गया था अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग रेजिडेंशियल यूज के लिए की जाती है तो जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट है। इसको हम आर के नाम से अक्सर क्लास में बात करते थे कि रेंटिंग हो रही है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की और रेजिडेंशियल यूज के लिए हो रही है, तो गवर्नमेंट ने इस पर जीएसटी जो है वो एग्जाम किया हुआ था। यहां पर ध्यान में रखेंगे, यहां पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग एग्जाम्प्ट है, लेकिन एग्जाम्प्ट सिर्फ तब होगी जब रेजिडेंशियल यूज होगा। अच्छा, इस एंट्री में अभी एक लेटेस्ट चेंज भी हुआ है, और वो लेटेस्ट चेंज क्या हुआ है वो उन्होंने बोला है अगर आपने रेजिडेंशियल यूज के लिए रेंटिंग करी है और वो रेंटिंग आपकी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, मतलब B2C वाली है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, तो एग्जम्पशन मिलेगी। बट अगर ये रेंटिंग आपकी B2B वाली सप्लाई में है, मतलब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को है, तो फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, जीएसटी पेबल रहेगा। ये लेटेस्ट चेंज जो है वो किया गया है। पहले आरआरआर ये एग्जेम्प्ट होता था, चाहे आप रजिस्टर्ड पर्सन को करो या अनरजिस्टर्ड पर्सन को करो, लेकिन अब अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया गया सिर्फ तभी एग्जेम्प्ट होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को किया गया तो फिर ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो फिर जीएसटी पेबल रहेगा। अब इस एग्जाम्पशन की एंट्री को अगर मैं अपने सारे केसेस पर अप्लाई कर लेता हूं तो जरा बताइएगा। पहले केस में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल यूज के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई थी, एफसीएम का केस था, लेकिन क्या एग्जाम्पशन अप्लाई हो जाएगी? यस, एग्जाम्पशन हो जाएगी, तो टैक्स देना ही नहीं है। दूसरे केस में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई थी या अनरजिस्टर्ड को? अनरजिस्टर्ड को। ये कहने के लिए रजिस्टर्ड था, बट एक्चुअल में क्योंकि फैमिली के लिए पर्सनल एक्सपेंस था, तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन की ही रेंटिंग थी रेजिडेंशियल यूज की, तो ये एफसीएम में आई थी, लेकिन अब ये एग्जम्पशन से कवर हो जाएगी। ठीक है जी। तीसरे केस में रजिस्टर्ड पर्सन ने रहने के लिए लिया था, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए लिया था, तो यहां पर आपने आरसीएम लगाया था और साथ ही में एग्जम्पशन भी यहां अप्लाई नहीं होगी, तो जीएसटी पेबल जो होगा वो टेनेंट को जो होगा वो करना पड़ेगा। चौथे केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन को रहने के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी गई थी, एफसीएम बना था, बट ये एग्जम्पशन में चला जाएगा। पांचवें केस में रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहने के लिए दी गई थी, आरसीएम का केस बना था और साथ में एग्जम्पशन भी नहीं होगी आज की डेट में, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, तो जीएसटी पेबल होगा, टेनेंट बी लिमिटेड जो होगी वो पे करेगी। नेक्स्ट सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग, अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी गई बट रहने के लिए नहीं, ऑफिस के लिए। ठीक है जी, तो बेटा अनरजिस्टर्ड था, एफसीएम आया था, और क्योंकि यहां ऑफिस के लिए दी गई है तो एग्जम्पशन का क्वेश्चन ही नहीं आएगा यहां पर, तो जीएसटी जो होगा वो स्ट्रेट अवे पेबल रहेगा, लैंडलॉर्ड जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई थी कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है जी, और क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी गई थी तो आरसीएम आ गया। आरसीएम चेक करते टाइम आपको मतलब नहीं है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का क्या यूज होगा, रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपका आरसीएम आ गया, उसको पे करना है, और यहां पर एग्जम्पशन भी नहीं है, तो फिर यहां पर जो होगा मिस्टर ई टेनेंट वो इसे आरसीएम में जो होगा वो पे कर देगा। आई होप आपको ये सभी इलस्ट्रेशन जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब अपनी फाइनल एंड लास्ट जो आरसीएम की एंट्री आ जाती है वो आपकी आ जाती है जीटीए की सर्विस की, विच इज मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसमें रिसेंट में जो है वो काफी चेंज हुआ है, तो ये अपनी लास्ट एंट्री है। अब इसकी और बात कर लेते हैं आपके साथ। बेटा ये जो जीटीए की आरसीएम की एंट्री है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, बट इस अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट, एंड आप 100% इस अपकमिंग एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी इसी सिग्निफिकेंस को देखते हुए जीटीए की सर्विस के डिटेल डिस्कशन करते हुए हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की हुई है। इन एनी केस यहां पर भी हम प्रॉपर रिवीजन करेंगे।
अब देखिएगा जो जो मेन बातें आपको डिस्कशन में ध्यान में रखनी है, थोड़ा उन पर मैं फोकस लेता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करता हूं कि ये जो जीटीए होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट, ये कौन सी सर्विस देते हैं? तो बेटा इनकी सर्विस होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करते हैं, और जिन गुड्स का ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम उनकी एक बिल्टी, दैट इज कंसाइनमेंट नोट जो है वो तैयार करके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो जीटीए इज सिंपली एनी पर्सन हु इज डूइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड दैट ट्रांसपोर्टेशन इज अंडर कवर ऑफ अ बिल्टी कंसाइनमेंट नोट। फिर इसके बाद दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है, दैट इज कि जीटीए की सर्विस का जो रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट कौन होता है? ये एक व्यक्ति के यहां से गुड्स उठाते हैं और दूसरे व्यक्ति के पास गुड्स छोड़ देते हैं। तो जिस व्यक्ति के यहां से जीटीए गुड्स उठाता है, कंसाइनर, वो इनका रेसिपिएंट होता है, या जिसके पास ये गुड्स छोड़ते हैं, कंसाइनी, वो इनका रेसिपिएंट होता है। तो रेसिपिएंट को लेकर के आरसीएम की एंट्री ने एक बड़ी छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे रखी है जी, इनका रेसिपिएंट कंसाइनर या कंसाइनी कोई भी हो सकता है। कंसाइनर या कंसाइनी जो भी जीटीए को बुक करता है, जो इनको ट्रांजेक्शन में फ्रेट पे करने के लिए लायबल होगा, वही इनकी सर्विस का रेसिपिएंट होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। क्या रेसिपिएंट को लेकर के क्लैरिटी इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आरसीएम आएगा, रेसिपिएंट लायबल बनेगा, तो आपको पता तो होना चाहिए रेसिपिएंट कौन है। तो उस एंट्री ने छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे दी थी, कंसाइनर या कंसाइनी जिसने भी बुक किया है, जो इसको फ्रेट पे करने के लिए लायबल है, वो रेसिपिएंट होगा। अब बात करते हैं कि जी रिवर्स चार्ज अप्लाई कब होता है। तो रिवर्स चार्ज की एंट्री कहती है जीटीए की सर्विस पर रिवर्स चार्ज तब अप्लाई होगा जब जो रेसिपिएंट होगा, कंसाइनर या कंसाइनी जो भी होगा, वो अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन होगा। अगर वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन होगा, एंट्री ने बता रखा है कौन होगा स्पेसिफाइड कैटेगरी में, तो ही आरसीएम जो होगा वो अप्लाई होगा। अब वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है कौन से, वो आपको मेमोराइज करने हैं, और बड़े आसान तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं। मैंने प्रेजेंट किया सिंपली। उन्होंने कहा जी अगर जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऑल कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो होंगे वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करेंगे। बट इसमें उन्होंने एक को एक्सक्लूड कर रखा है, और वो एक्सक्लूड किया हुआ है प्योर टैक्स डिडक्टर। अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसलिए नहीं कि वो कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है, उसकी कोई लायबिलिटी है सप्लाई पर जीएसटी पे करने की, रेदर देन वो रजिस्टर्ड है इस वजह से कि उसने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिसका टीडीएस काट के उसे जो है वो डिपॉजिट करना है। तो ऐसा जो प्योर टैक्स डिडक्टर है वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन से बाहर कर दिया गया है। यहां पर ये बात ध्यान में रखेंगे, टैक्स डिडक्शन के दायरे में बहुत सारी एंटिटीज आती है, लेकिन जिनको बाहर किया गया है वो सिर्फ 3 प्योर टैक्स डिडक्टर को बाहर किया गया है। और इसमें हमारे जो आएंगे वो बेसिकली आएंगे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड हमारे पास इसमें आएंगी गवर्नमेंट एजेंसीज। टीडीएस वाले चैप्टर के कंसेप्ट को अगर आप याद करोगे तो टीडीएस की लायबिलिटी, टीडीएस के ऑब्लिगेशन जो है वो 6 कैटेगरी ऑफ पर्संस पर डाले गए हैं। बट प्लीज ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन को ही स्पेसिफाइड कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है। ये वाले जो 3 प्योर टैक्स डिडक्टर होंगे, इनको अगर सर्विस दी जाएगी तो आरसीएम नहीं आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये फर्दर कहती है एंट्री की अगर जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, वो है अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी में कवर होते हैं। वो कौन कौन से हैं, उसका एब्रिविएशन याद रखने के लिए आप यूज करेंगे ब्लड प्रेशर। सीएसएफ वाले लोगों का कैजुअली ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है, ब्लड प्रेशर बीपी। सीएसएफ वाले आदमी का, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वाले आदमियों का अक्सर कैजुअली ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, बाकी मैं डिटेल में बात करता हूं इनसे मतलब क्या है एग्जैक्ट। बी से हमारा मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट, पी से हमारा मतलब है पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपी, सी से हमारा मतलब है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड एस से हमारा मतलब है सोसाइटी जो कि सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो या किसी अदर एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, एंड एफ से हमारा मतलब है फैक्ट्री, फैक्ट्री बड़ी फैक्ट्री जो कि फैक्ट्री एक्ट से गवर्न होती है, एंड कैजुअल टीपी ये आप जानते हैं। तो अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, या वो कोई पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एओपी, या फिर वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर वो जो है कोई सोसाइटी है रजिस्टर्ड, या फिर वो है कोई बड़ी फैक्ट्री जिसके ऊपर फैक्ट्री एक्ट अप्लाई होता है, मतलब जिसमें बड़े सारे वर्कर्स है, या फिर वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो ये सभी लोग जो हैं वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनके ऊपर जो होगा, अगर इनको सर्विस दी गई है जीटीए के द्वारा, तो आरसीएम जो होगा वो अप्लाई होगा। अगर इनको छोड़ करके कोई अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है, वहां पर जो है वो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। और बेटा इसको याद रखने का इससे बेहतर तरीका नहीं है, सिंपली दोबारा दोहरा रहा हूं, आरसीएम कब अप्लाई होता है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है किसी भी कैटेगरी में आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। ओनली वन एक्सक्लूजन,
तीन टाइप ऑफ प्योर टैक्स डिडक्टर। अनरजिस्टर्ड वाले केस में ये जो स्पेसिफाइड कैटेगरी है ये अगर इन्वॉल्व होंगे सिर्फ तभी जो होगा वो आरसीएम अप्लाई होगा। आर यू ओके विद दिस? चलिए अब इस एंट्री में जो बड़ा चेंज किया गया है वो बड़ा चेंज ये किया गया है बेटा, जीटीए के ऊपर वैसे तो बाय डिफॉल्ट आरसीएम अप्लाई होगा, पर जीटीए को अब अमेंडमेंट के थ्रू एक ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर वो ये चाहता हो कि उसकी सर्विस के ऊपर आरसीएम ना अप्लाई हो, रेसिपिएंट उसका जीएसटी पे करने के ऑब्लिगेशन में ना आए, रादर देन वो खुद से ही जीएसटी पे कर दे, तो वो ऐसा ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर सकता है। बिल्कुल ऐसी ही बात आपने आईपीआर सेक्टर में कॉपीराइट का जब डिस्कशन किया था ऑथर, तो वहां भी आपने पढ़ी थी, तो वैसी ही बात अब जीटीए को भी दे दी गई है और कहा गया है कि जीटीए अगर चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज के लिए भी ऑप्ट कर सकता है। अच्छा, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट नहीं करेगा तो फिर रिवर्स चार्ज ही चलेगा बाय डिफॉल्ट, बट अगर वो फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट कर लेता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, तो फिर आरसीएम खत्म हो जाएगा। अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज के लिए अगर ये ऑप्ट करेगा तो इसे कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। नंबर 1, इसको जो होगा वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डेफिनेटली ये कहेगा कि भाई मैं रजिस्टर करा के मैं खुद पे करूंगा, तो रजिस्ट्रेशन तो जरूरी होगा। और इसको भी बेटा एक एनुअल डिक्लेरेशन जो होगी वो फाइल करनी पड़ेगी, जिस डिक्लेरेशन में ये कहेगा सरकार को कि जी मैं ये जो सर्विस दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा रेसिपिएंट उस पर आरसीएम में भरे, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और मैं आपको डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि मैं जो भी सर्विस दूंगा उस पर जीएसटी जो होगा वो मैं खुद ही पे करूंगा। ओके, अच्छा, और इसको ये डिक्लेरेशन जो देनी होगी ये ध्यान में रखनी है, जिस साल के रिस्पेक्ट में ये फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर रहा है उस साल के शुरुआत होने से पहले जो होगी वो डिक्लेरेशन देनी होगी ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, तो ये लगभग जैसा आपने कॉपीराइट सर्विस ऑथर वाले में पढ़ा था उसके जैसा है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लेकर के खुद पे कर सकते हैं। आप भी यहां पर एनुअल डिक्लेरेशन देंगे कि इस साल के रिस्पेक्ट में मैं पे करूंगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ऑथर वाले केस में वो डिक्लेरेशन साल शुरुआत होने से पहले कभी भी दी जा सकती थी, लेकिन यहां पर स्पेसिफाई क्या किया गया है कि आपको ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ये डिक्लेरेशन देनी है। आर यू ओके विद दिस? तो दोहरा देता हूं, हमारा जो जीटीए है अगर इन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट को सर्विस देगा तो बाय डिफॉल्ट आरसीएम है, पर जीटीए जो है वो स्वेच्छा से ऑप्ट कर सकता है कि मैं इनको सर्विस दूंगा लेकिन ये नहीं पे करेंगे, मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं, मैं खुद से जो होगा वो जीएसटी पे करूंगा। आर यू ओके विद दिस? चलिए, दूसरी कनेक्टेड बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो जीटीए की सर्विस पर जो टैक्स रेट होती हैं आपको उसको भी स्पेसिफिकली जो है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि उनमें भी रिसेंट में बदलाव किया गया है। जीटीए जो सर्विस देगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की, उसके ऊपर टैक्स रेट जो अप्लाई होंगी वो डिपेंड करेगी इस बात के ऊपर कि जीटीए ने डिफॉल्ट आरसीएम ही एक्सेप्ट कर रखा है या उसने पहल करके फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट कर रखा है। ध्यान से पढ़िएगा, टैक्स रेट के लिए वो कहते हैं जी अगर जीटीए जो है वो डज नॉट एक्साइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी, मतलब वो खुद से जीएसटी पे करने वाले ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करता, मतलब वो क्या कहता है जी भाई मैं तो डिफॉल्ट आरसीएम में ही खुश हूं, तो फिर जो एप्लीकेबल रेट रहेगी दैट इज 5% और ये रेट बहुत कम है, तो यहां पर जो है जीटीए को किसी तरीके के आईटीसी लेने का राइट नहीं आता है। दूसरा उन्होंने कहा लेकिन अगर जीटीए जो है वो आगे बढ़कर के फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट कर लेता है तो उस केस में उसकी सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल रेट जो होंगी वो दो कैटेगरी में फॉल करेंगी। एक होगी 5% जो कि कम है तो उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, दूसरी होगी 12% जो कि ज्यादा है तो वहां पर इसे आईटीसी का बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये जो रेट है इसको आपने मेमोराइज करके जाना है। एंड दोहरा देता हूं, रेट जीटीए की सर्विस के ऊपर डिपेंड कर रही है कि उसने एफसीएम को ऑप्ट किया है या फिर नहीं किया है। अगर एफसीएम ऑप्ट नहीं किया तो एक ही रेट है, लेकिन अगर उसने एफसीएम ऑप्ट कर लिया है तो फिर उसके पास चॉइस है कि वो इन दोनों में से किसी भी रेट को जो है वो सेलेक्ट कर सकता है। और देखिएगा चार्ट में मैंने ये बात भी लिखी, जीटीए ने अगर एफसीएम को ऑप्ट नहीं किया तो फिर जो उसकी सर्विस पर रेट रहेगी वो 5% रहेगी, तो अगर रेसिपिएंट स्पेसिफाइड कैटेगरी का होगा आरसीएम में आएगा तो वो 5% पे करेगा, और अगर वो स्पेसिफाइड कैटेगरी का नहीं होगा एफसीएम का केस बन रहा होगा तो जीटीए खुद पे करेगा और वो भी 5% ही पे करेगा। लेकिन अगर उसने आगे बढ़कर के एफसीएम को ऑप्ट कर लिया है देन इन दैट सिचुएशन उसको पे करना है और उसके पास यहां पर चॉइस रहेगी कि वो 5% विदाउट आईटीसी के हिसाब से चले या फिर 12% विद आईटीसी के हिसाब से चले। बात समझ में आती है? होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये जो जीटीए की आरसीएम की एंट्री है इसमें साथ में कुछ एग्जामिनेशन की एंट्रीज भी है, उनको भी आपको साथ में लिंक करना है बिकॉज एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उन एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैंने नीचे आपको एक और चार्ट बना के दिया है,
थोड़ी सी मेहनत है, बट अगर आप इसे ध्यान से समझ लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन हो आप नहीं अटकेंगे। अब स्टार्ट में मैं आपको स्टेप क्रिएट करके देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से जो होगा वो क्वेश्चन को हैंडल करना होगा। आप चेक करें कि जीटीए ने जो सर्विस दी है उस सर्विस का रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, रजिस्टर्ड होगा तो उसमें कैटेगरी चेक करेंगे कि क्या जो रजिस्टर्ड है वो एज अ प्योर टैक्स डिडक्टर 3 तरीके का स्पेसिफाइड पर्सन है या फिर अदर कैटेगरी में है। ये आप इसलिए चेक करेंगे क्योंकि प्योर टैक्स डिडक्टर कैटेगरी वाला होगा तो फिर आरसीएम जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। अगर वो अदर कैटेगरी वाला रजिस्टर्ड होगा सिर्फ तभी आरसीएम जो होगा वो अप्लाई होगा। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो चेक करना वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी या बड़ी फैक्ट्री या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो नहीं है। अगर वो इनमें से कुछ होगा तो आरसीएम अप्लाई होगा, अगर वो इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो फिर जो होगा वो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, तब एफसीएम की स्टोरी ही चलेगी। तो स्टेप नंबर 1 पर तो आप अपने रेसिपिएंट का स्टेटस जो होगा वो फिक्स करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट काम आप करेंगे वो नेक्स्ट काम आप ये करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि जीटीए ने जो है वो जो डिफॉल्ट आरसीएम अप्लाई होता है उसमें रहना पसंद किया है या उसने अपनी इच्छा से आगे बढ़ के जो है वो आरसीएम को त्याग दिया है और एफसीएम को ऑप्ट कर लिया है। यह जानकारी इसलिए आपको इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अगर वो आरसीएम में ही रहना पसंद करेगा तो फिर उसकी सर्विस को 5% की रेट से जो होगा वो टैक्स किया जाएगा। वो किसी भी रेसिपिएंट को सर्विस दे, आरसीएम लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, उसकी सर्विस को गवर्नमेंट किस रेट से टैक्स करेगी? 5% की रेट से जो होगा वो टैक्स करेगी। लेकिन अगर वो आरसीएम के डिफॉल्ट रूट को छोड़ देता है और आगे बढ़ करके एफसीएम वाले रूट को गले लगा लेता है, तब उसकी सर्विस को टैक्स जो किया जाएगा वहां 2 रेट पिक्चर में आ जाएगी, 5% या फिर 12%। और वो डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि वो आईटीसी के बगैर काम कर रहा है या फिर आईटीसी के साथ काम करना पसंद कर रहा है। तो ये आपको सेकंड स्टेप पर देखना होगा कि आरसीएम में रहा है या आरसीएम को त्याग दिया है, ताकि आप रेट का टैक्सेशन जो है वो फिक्स कर सके। अब इसमें एग्जम्पशन एंट्री की अगर बात करता हूं तो गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशंस दी है, जिसमें से पहली एग्जम्पशन जो है वो दी गई है एंट्री नंबर 21B के तहत। एंट्री नंबर 21B में कहा गया है कि जीटीए कैसा भी हो, अगर प्योर टैक्स डिडक्टर ये जो 3 कैटेगरी वाले हैं इनको सर्विस देगा तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी। जीटीए कैसा भी हो दोनों कैटेगरी में ये वाली सर्विस इन प्योर टैक्स डिडक्टर को दी जाएगी, वो जो होगी वो एग्जेम्प्ट रहेगी। दिस इज एंट्री नंबर 21B। अच्छा, फिर उसके बाद देयर इज अ सेपरेट एंट्री नंबर 21A। उसने कहा है कि जीटीए कैसा भी हो, उसने अगर ये अदर कैटेगरी ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर कैजुअल टीपी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी तो वो जो होगी वो एग्जेम्प्ट रहेगी। आर यू ओके विद दिस? तो ये जो दूसरी एग्जम्पशन की एंट्री है 21A, इसने अनरजिस्टर्ड पर्सन में अदर कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड कैजुअल टीपी अनरजिस्टर्ड जो होगा उसको जो है वो सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट करी है। अच्छा, एक बात हल्की सी यहां ये भी रिलेक्ट करा देता हूं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वैसे तो जीएसटी में इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है सेक्शन 24 में, लेकिन हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्टमैन गुड्स वाले जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनके लिए जो है वो थ्रेशोल्ड दी जाती है। तो इसकी वजह से कुछ कैजुअल टीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले जो है वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। इन एनी केस एंट्री नंबर 21B कहती है अदर कैटेगरी ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है उसको कैसा भी जीटीए सर्विस देगा वो सर्विस जो होगी वो एग्जेम्प्ट रहेगी। तो आप देख रहे हैं इन दो एंट्री से काफी जगह तो एग्जम्पशन जो है वो पिक्चर में आ जाती है। अब बाकी जगह जो एग्जम्पशन नहीं है वो बेसिकली आपको नेट में रिटेन करनी है। हाँ जी, रजिस्टर्ड पर्सन में जो अदर पर्सन है वहां एग्जम्पशन नहीं है, एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन में ये जो बीपीसीएसएफ है यहां पर एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली अब आप ध्यान में रखिएगा, अब ये जो 2 कैटेगरी है जहां पर एग्जम्पशन नहीं है, रजिस्टर्ड में ये एंड अनरजिस्टर्ड में ये बीपीसीएफ। अब इसमें ध्यान में रखना है आपको, अगर जीटीए ने आरसीएम में ही रहना पसंद किया था तो इन लोगों को जब सर्विस दी जाती है तो आरसीएम अप्लाई होता है, एंड ये लोग जो होंगे वो अकॉर्डिंगली जीएसटी पे करेंगे और यहां पर सर्विस 5% की रेट से टैक्स की जाती है तो ये रेसिपिएंट 5% की रेट से जो होगा वो जीएसटी पे करेंगे। बट अगर जीटीए ने आगे बढ़कर के आरसीएम छोड़ दिया था, एफसीएम को ऑप्ट किया था, देन इन दैट सिचुएशन उन्होंने जब इनको सर्विस दी, क्योंकि जीटीए ने एफसीएम को ऑप्ट किया है तो जीटीए पे करेगा और यहां पर उसकी सर्विस को टैक्स किया जाएगा 5% या 12% जो भी उसने जो है ऑप्ट किया है। आर यू ओके विद दिस? तो बड़ा सिंपल सा प्रेजेंटेशन मैंने आपको यहां क्रिएट करके दिया है। 2-3 बार ऐसे ही आपको बोल बोल के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बट अभी रुकिएगा, एक बात इसमें मुझे और लिंक करनी है। अब ये वाला हिस्सा मैंने आपको बना करके दिया है, ठीक है ना? इस वाले हिस्से में अभी एक एग्जम्पशन की एंट्री और है, उसको और सुन लीजिए। ठीक है जी, एक एग्जम्पशन की एंट्री और है, उसको और सुन लीजिए। साइड में मैंने मेंशन करी है
अब जीटीए के द्वारा अगर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, जीटीए के द्वारा अगर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा तो उसके लिए एग्जम्पशन दी गई है एक सेपरेट एंट्री में, एंट्री नंबर 21 में। और यहां पर जो है बेटा आठ स्पेसिफाइड गुड्स बताए गए हैं कि अगर जीटीए ने इनका ट्रांसपोर्टेशन किया, और ध्यान में रखिएगा जीटीए कोई सा भी हो, अगर उसने इन 8 स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया तो फर्दर उसकी सर्विस जो होगी वो एग्जेम्प्ट रहेगी, कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। आरसीएम था तो आरसीएम में आरसीएम रेसिपिएंट को पे करने की जरूरत नहीं है, और एफसीएम है तो फिर जीटीए को खुद पे करने की जरूरत नहीं है। ये 8 स्पेसिफाइड गुड्स आपको फर्दर मेमोराइज करके जाने पड़ेंगे। इसमें से नंबर 1 पहली कैटेगरी जो है वो है हमारे पास ऑल रिलीफ मटेरियल। अगर रिलीफ मटेरियल कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह हुआ है जिसके पर्पस के लिए रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा है, तो कुछ भी रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा हो, जीटीए की सर्विस जो होगी वो एग्जेम्प्ट रहेगी। ऐसे ही कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है अगर उसको भेजा जा रहा है तो जीटीए की सर्विस जो होगी वो एग्जेम्प्ट रहेगी। इनके अलावा अगर डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन है, एग्जम्पशन चलेगी। ऑर्गेनिक मैन्योर का ट्रांसपोर्टेशन है, एग्जम्पशन चलेगी। न्यूज़पेपर मैगजीन जो कि रजिस्टर्ड है विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, एग्जम्पशन चलेगी। मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइसेस, इनके ऊपर जो होगी वो एग्जम्पशन चलेगी। अच्छा, क्योंकि ये काफी सारे हो जाते हैं तो अक्सर बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम आती है, तो याद कैसे रखना बेटा, रिलीफ मटेरियल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये तो आप आसानी से याद रख लोगे। बाकी के लिए एब्रिविएशन इस तरीके से चलेगा कि देयर इज अ डॉन, जो कि एफएमएस में पड़ता है। देयर इज अ डॉन जो कि एफएमएस में पड़ता है। इस एब्रिविएशन के बेसिस पर जो होगा आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी लास्ट एग्जामिशन की एंट्री थी जिसकी मैंने आपको लिंकिंग दे दी। वैसे चलते चलते एक बात आपको और बता देता हूं, ये जो एंट्री है इसमें पहले अमेंडमेंट बोल रहा हूं, एक ऐसे ही जस्ट सुन के इग्नोर कर दीजिएगा। पहले ये जो एंट्री नंबर 21 है वो ये कहती थी ये 8 गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा अगर अदर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए गए तो उनके लिए भी इन्होंने एक एग्जम्पशन की प्रोबेबिलिटी दी थी और कहा था कि अगर अदर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं और उसमें एक लिमिटेड अमाउंट का फ्रेट इन्वॉल्व है, 1500 750 कुछ ऐसा बोला गया था, तो भी एग्जम्पशन दी गई थी। पर ध्यान में रखिएगा अब वो हटा ली गई है, तो आज की डेट में सिर्फ इन 8 गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है सिर्फ वही एग्जेम्प्ट है। बाकी रेस्ट इन ऑल द केसेस आपका जीएसटी जो होगा वो पेबल रहेगा। और पे कौन करेगा वो डिपेंड करेगा कि जीटीए ने एफसीएम ऑप्ट कर रखा है या फिर जीटीए ने आरसीएम जो है उसी में रहना पसंद किया है, या जीटीए ने जो है वो आरसीएम को छोड़ करके एफसीएम ऑप्ट किया है। तो ये इसके साथ जो होगा वो लिंकिंग में ये एग्जम्पशन एंट्री है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली एंट्री भी पूरी क्लियर हो गई होगी। बाकी तो क्वेश्चन है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बैंक से उतने ज्यादा आपके पास क्लैरिटी आएगी। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको सभी चीजें जो है वो मैं डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में जो है वो रिवाइज करा दूं। अगर मेरा प्रयास आपको लगता है कि कामयाब रहा है, आपको वैल्यू एडिशन हुआ है, तो मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं, अगर वैल्यू एडिशन हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं उसी हिसाब से और ज्यादा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन क्रिएट कर पाऊं। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी इसे सर्कुलेट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू यू।